तो हेलो भाई, कैसे हो आप सबका तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है मेरे भाइयों बहनों। देखो, जैसा कि लास्ट क्लास मैंने कल ही अपलोड किया था और आज मेरा कितना तारीख हो रहा है। आज मेरा तारीख है, देख ही पा रहे हो। आज 12 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल 13 तारीख है, कल आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, आपको लेक्चर प्रॉपर एकदम अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। जर्नल एंट्रीज का चैप्टर चैप्टर नहीं, सॉरी, जर्नल एंट्रीज का यूनिट 1 का क्लास 4 जो कि मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। देख लो, एकदम ताजा ताजा रिकॉर्डिंग है। कोई को भरोसा नहीं है तो देख लो, 12/4/2025 को तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 13/4/2025 को एकदम लाइव, एकदम फ्रेश, गर्मा गर्म, तेल से छना हुआ क्लास आपको मिल जाएगा। है ना। चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 2 देखो, चैप्टर 2 तो जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज हम लोग सबको मतलब उत्सुक रहता है ना, एक ठो कि अकाउंटिंग मतलब डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बढ़िया बात है। लेकिन जिन जिन का चैप्टर 1 नहीं हुआ है, चैप्टर 1 जरूर से कंप्लीट कर ले। एक मैं और आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि देखो अब आप लोग तो लाइक वाइक करते नहीं हो, आप लोग खाली क्लास कर लेते हो। देखो, लाइक जरूर से करें। इंपॉर्टेंट बात मेरा ये है कि मैंने आपको टेस्ट सीरीज का इंट्रोडक्शन को लेके बोला था। एक स्टूडेंट पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसने मुझे क्वेरी भी लाया था कि भैया आप टेस्ट सीरीज का बोले थे, लेकिन मुझे टेस्ट सीरीज कैसे अवेल करना है। तो मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना है। जब आपको लगे कि भाई मेरा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, भैया आप मुझे 8585816866 आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। मैसेज करके बोलिए कि भैया मेरा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप प्लीज मुझे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कीजिए। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, देखना। मैं आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स दूंगा। आंसर्स नहीं दूंगा, क्वेश्चन दूंगा। और मैं आपको टाइम दूंगा अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। आपको जब टेस्ट देना हो आप तब मुझे बोलिएगा। आपको 6 बजे देने का मन है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर 6 बजे दूंगा। आपको रात को 12 बजे टेस्ट देने का मन है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर रात को 12 बजे दूंगा। मतलब मेरा कहना ये है कि मैं आपको पहले क्वेश्चन पेपर दूंगा और क्वेश्चन पेपर से विद इन 2 आवर या 1.5 आवर, जो भी टाइम उस क्वेश्चन पर्टिकुलर टेस्ट का रहेगा, आपको मुझे सबमिट कर देना है। करने के बाद मैं चेक करूंगा। चेक करने के बाद मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि भाई कहाँ कमी है, कहाँ क्या है, इंस्टीट्यूट को कैसा आंसर चाहिए। समझ आ रहा है बात। तो मेरा तो उम्मीद आप लोग से यही रहेगा, जल्दी जल्दी कर लो। जल्दी जल्दी करने के बाद जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट सॉल्व करो। क्योंकि देखो, आज हम लोग का अप्रैल एंड होने में आ रहा है। अप्रैल है अभी, अप्रैल एंड हो जाएगा, फिर अभी मई है, अगले महीना आपका एक टर्म का एग्जाम हो जा रहा है। मई अटेम्प हो जा रहा है, मई के बाद नेक्स्ट टर्म आपका ही है। और जो जनवरी 26 में दे रहे हैं, बस अभी तो आप लोग के लिए और भी टाइम है। कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझे। लास्ट क्लास आप लोग देखो देखे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये वाला एकदम बड़ा वाला जो सम्स है, मैंने आपको बढ़िया से समझाया था। जिन लोगों को नहीं समझ आया था, आज फिर समझेंगे। जिन लोगों को नहीं समझ आया था, आज फिर समझेंगे। चलो 5 मिनट लेके मैं एक बार इरेज ही कर देता हूँ। हाँ, इरेज ही कर देता हूँ, वापस हम लोग समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, मैंने जब लास्ट क्लास कराया था, मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके साथ साथ लेजर भी करना सिखाऊंगा। बट मुझे अभी क्या लगता है ना कि जर्नल एंट्रीज हम लोग कर रहे हैं। मुझे एज सच फील आया ना कि नहीं, लेजर मुझे अभी नहीं कराना चाहिए। क्योंकि देखो, मुझे लगता है ना कि बहुत सारे मेरे भाई बहन के लिए ये चीज बहुत मतलब वो हो जाएगा, प्रेशर वाला हो जाएगा कि भैया अभी अभी आप चैप्टर 1 कराए थे, अचानक से आप जर्नल कराते कराते आप लेजर्स में कूद रहे हो। मैंने आपको ऐसे ये वीडियो नंबर 2 में आपको मैंने लेजर्स का आइडिया दे दिया था कि लेजर्स किस टाइप का था। अरे यार, मैंने आपको लेजर का आइडिया दे दिया था भाई मेरे। क्लीन पर भी देख लेते हैं। ये- तो देखो, बड़ा वाला सम्स हम लोग किए थे। एक बार हम लोग फिर आज ये समझ लेते हैं। समझ लेने के बाद आज हम लोग बहुत ही अच्छा सा टॉपिक करेंगे अपने जीएसटी का। देखो फिर से, आप लोग सबको याद ही है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशन मतलब जो ट्रेडिशनली चलते आ रहा है, सालों साल से चले आ रहा है, भैया हमारा कोई हाथ नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच हमने क्या सिखाया था, गोल्डन रूल सिखाया था, पढ़े हो ना। गोल्डन रूल में क्या था भैया। भैया गोल्डन रूल में 3 अकाउंट था। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको मिल रहा है डेबिट कर दो, जो दे रहा है क्रेडिट कर दो।
तो भैया पर्सनल अकाउंट में ये सिखाया कि अगर कहीं पर भी कोई व्यक्ति ट्रांजेक्शन कर रहा है तो व्यक्ति का नाम होता है ना, तो कहीं पर भी कुछ भी नाम होता है ना मेरे भाई, तो नाम हमारा पर्सनल अकाउंट इंडिकेट करता है, जिसमें वो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट ना रियल एसेट को बिलोंग करता है। आपके कंपनी में, आपके एंटरप्राइज में जो जो रियल एसेट है, एसेट, तो एसेट हमारा बोलता है रियल अकाउंट। ऐसे रियल अकाउंट क्या बोलता है? एसेट आ रहा है डेबिट कर दो, एसेट जा रहा है क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट याद रखना, हमारा बैंक भी तो एक एसेट होता है। डेटर 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 मतलब मैंने कस्टमर को तो सामान बेच दिया, लेकिन कस्टमर ने तो भैया मुझे पेमेंट नहीं किया, तो भैया डेटर, उस चीज को हम लोग बोलते हैं डेटर। तो भैया वो भी तो मेरा एसेट है। आज पेमेंट नहीं किया तो क्या हुआ, कल तो जाके वो मुझे पेमेंट करेगा ही, तो भैया वो भी तो मेरा एसेट है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भैया डेटर भी तो एक नाम होता है ना। डेटर, रामू, श्यामू, जोधू, मोधू, कुछ भी हो गया, तो वो भी तो एक नाम है ना। तो नाम तो हमारा भैया पर्सनल अकाउंट में चल जाता है। और भैया बैंक, भैया आप बैंक बैलेंस मेंटेन करके रखे हो, कहाँ मेंटेन करके रखा है? एसबीआई में। एसबीआई भी तो नाम है। भैया आपने बैंक बैलेंस आईसीआईसीआई बैंक में मेंटेन करके रखा है। आईसीआईसीआई भी तो एक नाम है, एचडीएफसी भी तो एक नाम है। तो भैया कहीं पर भी कुछ भी नाम का बात है तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बात खत्म। रियल अकाउंट बता दिया, रियल अकाउंट मतलब सारा एसेट। लेकिन सारा एसेट में दो टाइप का एसेट नहीं आएगा, बैंक और हमारा डेटर नहीं आएगा। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट से इतना सवाल बोलता है, आपका कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है, आप डेबिट कर दो। और आपका कोई भी इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है, आप क्रेडिट कर दो ना मेरे भाई। समझ आई? चलो हम लोग ये करते हैं। बोलता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कोई बात नहीं, सॉरी मैं अपना पेन टाइप टेढ़ा रखा हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या बोलता है मेरे भाई ये? बोलता है जर्नलाइज द, जर्नलाइज, अरे एक मिनट मुझे सेटअप कर ले तो कंफ्यूज। ये क्या बोलता है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री। मतलब पूरा हर, जैसे देखो हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को हर अकाउंट का नेचर भी बताना है। नेचर मतलब वो पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। भैया कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं, है ना। अगर आपको एग्जाम में बोलता है आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो, देन आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करना है। एक और अप्रोच होता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जिसके ऊपर अभी तक हम लोग कोई चर्चा नहीं की है, करेंगे। बढ़िया से जनरल एंट्री सीखना है तो बढ़िया से करेंगे। एक दिन में सब तो नहीं सीख जाएंगे। मैं आपको एक दिन में भी करा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरा काम है आपको एकदम डीपली समझाना। आपका काम है ये डीपली समझना है कि आप नहीं चाहते हो। ठीक है, हम लोग तो भैया बढ़िया से करेंगे। तो मैंने क्या बोला आपको, एग्जाम में नहीं बोला कि भैया आप मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच से फॉलो करना है कि ट्रेडिशनल मेथड से फॉलो करना है। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं बोलता है ना तो ट्रेडिशनल मेथड से कर लू ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। नेचर भी बता देंगे। ट्रेडिशनल मेथड में तीन ही नेचर है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, बता दे जाएंगे। चलो, 1 अप्रैल को क्या हुआ, अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया 4 लाख रुपए कैपिटल लगा के। हाँ भाई, आपको एग्जाम में अब तो हैबिचुअल हो जाओ, आपको कोई भी जनरल एंट्री देगा सबसे पहला ये चीज रहेगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कॉमन्स बिजनेस। आपको क्या बोला, अजीत ने बिजनेस शुरू किया कैपिटल से। और भाई हम लोग ये बार बार डिस्कस कर चुके कि अजीत का नाम तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अजीत तो हमारा खुद मालिक है। जब भी हम लोग बुक्स मेंटेन करते हैं ना मेरे भाई, तो हम लोग मालिक का नाम नहीं लिखते, हम लोग मालिक की जगह कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल कैपिटल। अजीत ने कैपिटल लगाया, तो एज अ बिजनेस हम लोग अजीत का तो काम नहीं कर रहे, हम लोग तो बिजनेस का काम कर रहे हैं। तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मैं एक कंपनी हूँ, मेरे कंपनी में मेरे मालिक ने रुपया लगाया, तो कंपनी को तो रुपए रिटर्न करने हैं ना कल तो जाके। कंपनी को रिटर्न करने हैं कि नहीं करने? ये बताओ, करने तो है। तो भैया कंपनी के लिए तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया, है ना। कंपनी के लिए तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया। अब ये बताओ कंपनी में रुपए किसने लगाया? भैया अजीत ने लगाया। तो अजीत ने लगाया, भैया अजीत तो एक पर्सनल अकाउंट हो रहा है। हमारा कंपनी में रुपए कौन लगाया? भैया अजीत ने लगाया। तो अजीत लगा रहा है तो अजीत तो एक नाम है, नाम तो भैया पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें अजीत है हमारा भैया नाम, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन? अजीत। तो भैया अजीत को तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे, इतना तो श्योर है। लेकिन भैया अजीत तो मेरा मालिक है, मालिक का तो नाम हम लोग लिखते नहीं, इसीलिए भैया हम लोग क्रेडिट तो करेंगे, लेकिन अजीत की जगह अपने लोग कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। समझ गए?
अब भैया जो भी आपके पास कैपिटल आया एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचो, बिजनेस में आपका रुपया आ रहा है, तो भैया रुपया आपका कैश में आया होगा या बैंक में, कोई तो मोड में आया होगा। अजीत जो भी रुपया लगाया वो कैश में लगाया होगा, बैंक में लगाया होगा, आप समझ लो बैंक में रुपया आया है, बैंक में रुपया आया है। बैंक भी तो एक नाम है, नाम क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। मतलब अजीत ने रुपया लगाया, वो रुपया तो बैंक के पास गया ना, तो बैंक तो रिसीवर हुआ ना, तो हम लोग डेबिट किसको कर देंगे, बैंक को कर देंगे। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, समझ आया। और बैंक हमारा भले ही एसेट है लेकिन वो रियल एसेट, रियल अकाउंट नहीं होता, क्योंकि बैंक भी तो एक नाम होता है ना। तो बैंक और कैपिटल अकाउंट दोनों ही हमारा पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्यों भैया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हमारा अजीत को रिप्रेजेंट करता है। अब भैया हम लोग कभी भी अपने में ना मालिक का नाम नहीं लिखते, हम लोग उसके जगह कैपिटल की वर्ड यूज करते हैं। मतलब मालिक कभी भी रुपया डाले तो कैपिटल, मालिक कभी भी रुपया निकाल ले तो ड्रॉइंग्स, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर देखो क्या बोल रहा है, अच्छा अजीत देखो कितना बदमाश है। ही विड्रॉ कैश, इसने कैश विड्रॉ कर लिया फॉर बिजनेस, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए निकाला है मेरे भाई, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं निकाला। जब भी आपको ये एंट्री दे, आप एक बार अपने आप से श्योर हो जाना कि वो लोग, कि जो हमारा अजीत है, पर्सनल पर्पस के लिए निकाला कि बिजनेस पर्पस के लिए। भैया क्वेश्चन हमारे एंट्री में तो साफ साफ दे दिया, ही विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस, मतलब जो भी कैश निकाला ना भैया बिजनेस पर्पस के लिए निकाला है, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं निकाला, क्योंकि पर्सनल पर्पस का जनरल एंट्री अलग हो जाएगा। तो बोला बिजनेस पर्पस के लिए कैश निकाला 2,000 रुपए, तो भैया कैश निकाला। तो मुझे दो चीज ये एंट्री में नजर आ रहा है, एक तो कैश नजर आ रहा है और बैंक से निकाला ये चीज नजर आ रहा है। तो भैया कैश तो हमारा रियल अकाउंट है, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। भैया कैश रियल अकाउंट हमें क्या सिखाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट आ रहा है डेबिट करो, जा रहा है क्रेडिट करो। भैया मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, भैया कैश तो आ रहा है, आ रहा है तो डेबिट कर देंगे। अब भैया बैंक तो हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप कैश लेने गए, कैश कहाँ से लेने गए, बैंक से लेने गए, तो बैंक वाला रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ। आपने बैंक से कैश लेने गया तो बैंक तो आपको कैश रिटर्न किया ना, मतलब बैंक तो गिवर हुआ, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो भैया मैं ये बोल सकता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट। सही की गलत, समझ आ रहा है। तो कुछ नहीं कर रहे, देख लो मेरे भाई, हम लोग खाली जो हम लोग गोल्डन रूल हम लोग पढ़े थे वही गोल्डन रूल को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे मेरे भाई। तीसरा चीज, बोला ही परचेज गुड, बोला अजीत ने बिजनेस मतलब गुड्स परचेज किया। अब भैया क्या परचेस किया, गुड्स, मुझे तो नहीं पता भाई गुड्स में क्या परचेस किया। अगर आपको बोल देता ही परचेस फर्नीचर, अगर फर्नीचर बोल देता तो साफ साफ आपको पता चल रहा है कि भाई उसने फर्नीचर खरीदा, हम लोग फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते है ना। लेकिन गुड्स खरीदा भैया, गुड्स क्या होता है मुझे नहीं पता, आप लोग चैप्टर 1 में भी पढ़ के आए होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर बोल देता ही परचेज एसी, हाँ मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, लेकिन बोला ही परचेज गुड्स, भैया गुड्स में क्या परचेस किया मुझे नहीं पता। तो भैया मुझे गुड्स से तो मतलब ही नहीं है इसके से, मुझे परचेस से मतलब है। लेकिन भैया बोल देता है ही परचेस फर्नीचर, तो भैया तो मुझे परचेस से मतलब नहीं होता, मुझे तो फर्नीचर से मतलब होता। समझ आया, अभी मुझे परचेस से मतलब है। अब पेमेंट कहाँ से किया, बैंक से। तो भैया मुझे दो चीज नजर आ रहा है, एक परचेस, परचेस क्यों लिए, क्योंकि गुड्स है, गुड्स नहीं पता गुड्स में क्या खरीदा तो परचेस ले लिए। एक परचेस, परचेस किए बैंक से पेमेंट करके, बैंक कौन सा अकाउंट है भैया, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, आप जो भी परचेस किए, परचेस करने के लिए बैंक ही नहीं तो आपको रुपया दिया, तो बैंक तो हमारा गिवर हुआ ना। अब भैया परचेज हमारा क्या है, आप कोई भी चीज खरीद लो आपके लिए खर्चा है ना। खर्चा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो परचेज को डेबिट कर देंगे, तो हमारा एंट्री क्या बन गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सही आया, समझ आयो। फिर बोला ही सोल्ड गुड्स, वही भैया सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड किया, गुड्स में क्या सोल्ड किया मुझे नहीं पता। तो इस केस में भी हम लोग को गुड्स से मतलब नहीं है भैया, हम लोग को किससे मतलब है, सोल्ड से मतलब है। लेकिन भैया अगर बोल देता ही सोल्ड फर्नीचर, तो भैया तुम लोग को सोल्ड से मतलब नहीं होता, फर्नीचर से मतलब होता, बिकॉज आप एग्जॉस्टिव एक नाम दे रहे हो, फर्नीचर। लेकिन आप बोलिए गुड्स, अब मैं गुड्स का मतलब क्या समझू, बहुत सारे गुड्स होते हैं कंपनी में, आप बताओ मैं सही बोल रहा हूँ गलत, है ना। तो जब भी बोले आपको, जब भी गुड्स वर्ड देना, आपको गुड्स को इग्नोर करना है, आपको परचेज या सेल पे ध्यान देना है। समझ आ रहा है।
आई थिंक पूरा ही सोल्ड गुड, ओके, बेचा है। तो हमें पहला चीज क्या ध्यान देना है, सोल्ड, सेल। और पेमेंट कहाँ मिलता है आपको, बैंक में मिला है। अच्छा भैया, बैंक बैंक में पेमेंट मिल रहा है। भैया आप कोई भी सामान अगर आप बेच रहे हो, सेल करने से तो आपको इनकम आ रहा है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, एक्सपेंस को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। सेल करना आपके लिए इनकम है कि नहीं, इनकम तो है भैया। और भैया पेमेंट कहाँ आता है, बैंक में। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। आप सामान बेचते हो, बैंक रुपया रिसीव करता है आपके बिहाफ में, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सही बोल रहा हूँ कि गलत, चेक करते हैं। मुझे तो लगता है मैं तो पूरा सही। समझ आ रही है। बस, नहीं आए तो यार मैंने आपको नंबर भी दे दिया, आप एक बार कॉल जरूर करके आप पूछ सकते हो, मैं तो आप लोगों को कभी मना नहीं किया हूँ। फिर क्या बोल रहा है, ही परचेज फर्नीचर। ओके, अब देखो, ही परचेस्ड फर्नीचर। तो भैया आप मुझे फर्नीचर पे ध्यान देना, एक परचेज है, परचेज को गोली मारो। देखो ऊपर में हम लोग परचेस को अपना भाई बना दे रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर परचेस को गोली मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर में जब बात किया ना तो पूरा परचेस गुड्स, क्या परचेस किया मुझे नहीं पता, बस गुड्स परचेस किया। तो हम लोग परचेस को अपना भाई बना लिया। लेकिन अब जब बारी आया फर्नीचर का, हम लोग लगे परचेस दूर जा, मेरा भाई अब फर्नीचर है। हम लोग फर्नीचर पे ध्यान देंगे। और पे कहाँ किए, चेक से। या चेक मतलब तो बैंक ही हो गया ना। चेक कहाँ जाके डिपॉजिट करते हो, बैंक से ही करते हो ना। तो हम लोग को दो चीज ध्यान देना है, एक है फर्नीचर पे ध्यान देना है, और मेरे भाई एक बैंक पे ध्यान देना है। आपने फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर हमारा क्या है मेरे भाई, एसेट है। एसेट क्या बोलता है, एसेट आता है तो डेबिट करो, जाता है तो क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। रियल अकाउंट है ना। तो फर्नीचर आया ना भाई मेरे पास, तो डेबिट कर देंगे। बैंक से रुपया गया ना मेरा। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक गिवर है, बैंक बोलता है जाओ मेरे पास से रुपया तुम ले जाओ। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। समझ आ रही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सही की गलत। फिर बोल रहा है, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद 2400। बोला इसने ना अरविंद को गुड्स बेचा 2400 में। कोई बात नहीं, मुझे दो चीज नजर आ रहा है, एक तो सेल, और भैया एक अरविंद। भैया गुड्स पे तो मुझे नहीं पता, सेल करने से मेरा क्या होता है, इनकम होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, एक्सपेंस को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। तो सेल्स को तो भैया मैं क्रेडिट कर दूंगा, अरविंद का बात कीजिए। अरविंद क्योंकि एक नाम है, मैंने अरविंद को सामान बेचा। नाम क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। मैंने सामान बेचा तो अरविंद तो रिसीवर हुआ ना। मैंने बेचा, अरविंद रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कौन कौन, किस किस को समझ आ गया, आ रहा है ना मेरे भाई, समझ आया। फिर आते हैं, बोल रहा है ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत 10,000 से। ओके, गुड्स खरीदा, तो भैया गुड्स पे तो मुझे नजर नहीं देना, मुझे तो परचेज में नजर देना है, एक अमृत पे नजर देना है। भैया परचेज, परचेज पहले किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। भैया परचेज मतलब तो एक खर्चा हो गया। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारा खर्चा को डेबिट कर दो, सारा इनकम को क्रेडिट कर दो। तो भैया परचेज करें तो खर्चा तो है ही ना, तो हम लोग तो इसको डेबिट ही कर देंगे। अब भैया अमृत, अमृत एक नाम है, मैंने परचेज किया अमृत से, तो अमृत तो मुझे सामान दे रहा है, मतलब अमृत तो गिवर है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट। कौन कौन, किस किस को समझ आ गया, हाथ उठाइए। फिर बोलता है ओके, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत 500 का। क्या बोलता है, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत, बोलता है इन्होंने अमृत जी को गुड्स रिटर्न कर दिया। इन्होंने अमृत जी को गुड्स रिटर्न कर दिया। पता वो, अरे अमृत से गुड्स कभी खरीदा था क्या जो रिटर्न कर दिया। भैया ऊपर ही में तो अभी तो पढ़ के आए, अमृत से अभी अभी तो 10,000 का गुड्स खरीदा है, तो देख पा रहे हो। अभी तो अमृत से इन्होंने परचेस किया था, तो आप ये जनरल एंट्री मारे। अब अमृत को वापस सामान रिटर्न कर दे रहा है, रिटर्न। तो अब जब आप रिटर्न कर रहे हो, तो सामान रिसीव कौन कर रहा है, अमृत कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। इसका भैया मेरा मतलब है अमृत को हम लोग डेबिट कर देंगे, है ना। और आप परचेस करते हो तो आप डेबिट करते हो, परचेस करके रिटर्न कर दोगे तो परचेस रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। नहीं समझे।
आप परचेस को डेबिट क्यों करते हो? आपको ये बात समझ आ रहा है? क्योंकि भैया हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारा खर्चा को आप डेबिट करो। भैया परचेस करना भी तो एक मेरा खर्चा ही हो रहा है, तो इसीलिए भैया हम लोग परचेस को तो डेबिट कर दिया, इतना समझ आया। परचेस को जब आप डेबिट करते हो, तो जो आप परचेस करके जो आप रिटर्न भेज दे रहे हो, वो क्रेडिट करके खत्म कर दो ना। समझ आ रहा है बात? आपने परचेस किया 1,000 रुपया का चीज, तो आपके परचेस के नाम पे 1,000 रुपया दिख रहा है। 200 का सामान आपने रिटर्न कर दिया, तो भैया परचेज रिटर्न मार दो ना, 200 का उल्टा एंट्री मार दो। जैसे हम लोग परचेज को डेबिट करते थे, परचेज रिटर्न को अपने क्रेडिट कर देंगे। बात समझ आया? तो अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न को भी नॉमिनल अकाउंट में रखा, क्योंकि भाई परचेज तो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। मिटा देता हूँ पहले। लास्ट लेक्चर में भी मैंने कराया था इसको डिटेल में, आज फिर मैं प्रोसेस। फिर बोल रहा है ही रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 2,300 इन फुल सेटलमेंट। जब भी बात बोल दे आपको फुल सेटलमेंट का, तो आप एक फुल सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि भाई मैंने आपसे 3,000 का ट्रांजेक्शन किया, मैंने बोला भाई 2,250 ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो जब भी आपको बात ये बोल दे फुल सेटलमेंट, एक बार आप बैंक में जाके ट्रांजेक्शन चेक कर लेना कि उस पार्टी से और कोई भी कितना का ट्रांजेक्शन था। जैसे अरविंद, भैया अरविंद से तो मैंने 2,400 का सामान खरीदा था इस डेट में, मतलब बेचा था। अरविंद को मैंने 2,400 का सामान बेचा था। अरविंद को मैंने कितना का सामान बेचा था? 2,400 का। अब ये भाई क्या करते हैं, भाई पेमेंट करते हैं 2,400 नहीं, लेकिन बोलते हैं 2,300। बट फुल सेटलमेंट आप समझ रहे हो? फुल सेटलमेंट का मतलब है कि भाई और देने नहीं आएंगे। भाई ने बोल दिया कि भाई मैं 2,300 ही दूंगा। ओके, तो मुझे तीन चीज नजर आ रहा है। एक तो अरविंद, एक तो उसने जो बैंक में पेमेंट किया होगा, तीसरा क्योंकि मुझे अरविंद से लेना था 2,400। हाँ, लेकिन उसने तो मुझे 2,300 ही दिया, बचा 100 का क्या? तो भैया 100 रुपया तो मैंने उसको एक तरीके से डिस्काउंट दे दिया ना। बात समझ पा रहे हो? आपको एक पार्टी से लेना था 3,000, पार्टी ने आपको 2,000 दिया, बचा 1,000 के लिए आप कुछ नहीं बोले। इसका मतलब मैं क्या समझू, आपने पार्टी को तो 1,000 रुपया का डिस्काउंट दे दिया। दोस्त लोग क्या करते हैं, रुपया ले लेते हैं, मान लो 1,000, रिटर्न करते हैं 500। बोला हमारा 500 क्या डूब गया? नहीं भाई डूब नहीं गया, मान लो डिस्काउंट दे दिया आपने दोस्त को, तो बचा 100 का आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड। कितने का? 100 का। देखो बैलेंस में छोड़ा है। अरविंद से लेने थे 2,400, उसने उन्होंने 2,300 ही दिए, 100 का डिस्काउंट अलाउड कर दिया। अब भैया आप अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, तो आपका तो एक तरीके से खर्चा है ना वो, जो आपको मिला नहीं, एक तरीके से खर्चा हो गया ना। तो सारा हम लोग एक्सपेंस को तो हम लोग डेबिट कर देते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड को अपने डेबिट कर देंगे भैया। अच्छा, आपके बैंक में रुपया रिसीव हुआ है 2,300, अरविंद ने अभी अभी आके 2,300 रुपया दिया, तो पर्सनल अकाउंट तो यही बोलता है डेबिट द रिसीवर, तो हम लोग बैंक को भी डेबिट कर देंगे। भैया जी अरविंद का बात कीजिए, अरविंद तो हमारा भैया पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन? रुपया अरविंद, तो अरविंद को कर देंगे क्रेडिट। इसका मतलब भैया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरविंद अकाउंट। चेक करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आप अलाउड लिख सकते हो, आपके कोई एग्जाम में नहीं काटेगा, एकदम अलाउड है भाई, टू अरविंद अकाउंट। समझ आया? डिस्काउंट अलाउड हमारा क्यों डेबिट हुआ समझे? क्योंकि आपको अरविंद से लेने थे 2,400, लेकिन अरविंद ने तो आपको 2,300 ही दिए। और भैया कैसे पता कि मैंने उसको 100 का डिस्काउंट दे दिया? क्योंकि भैया वहां पर वर्ड फुल सेटलमेंट यूज किया है। जब भी वर्ड फुल सेटलमेंट यूज करता है, इसका मतलब अरविंद मुझे और रुपया देने नहीं आएगा। अरविंद कान में हाथ खड़ा कर लिया, अरविंद बोला भाई मैं इतना ही दूंगा, इससे ज्यादा एक भी रुपया नहीं दूंगा। इसका मतलब 100 रुपया का आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, दे दिया ना। तो डिस्काउंट दे दिया तो आपके खर्चा हो गया ना एक तरीके का, मतलब डायरेक्ट खर्चा नहीं है, इनडायरेक्टली तो खर्चा है ना। आपको रुपया मिलना था लेकिन नहीं मिला, मतलब खर्चा हो गया। आपको दोस्त 500 रुपया देता लेकिन नहीं दे रहा, इसका मतलब आप क्या समझोगे, चलो 500 रुपया मैंने खर्च कर दिया होगा, है ना? वही बात है। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा नॉमिनल अकाउंट है, जिसको डेबिट करते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट बोलता ही है सारा, आप एक्सपेंस को डेबिट कर दो, कर देते हैं। समझ आया हो? फुल सेटलमेंट वर्ड में आप बहुत ध्यान देना। फिर देखते हैं मेरे भाई।
बोले ही विड्रॉ, ओके बोला विड्रॉ किया। अब किस वक्त मैंने क्या बोला था, जब भी वर्ड आपको विड्रॉ दिख जाए आपको चेक करना है कि पर्सनल पर्पस की बिजनेस पर्पस। तो बोला विड्रॉ किया लेकिन पर्सनल पर्पस से। ओके पर्सनल पर्पस। तो मैंने क्या बोला था, मालिक जब भी रुपया इंट्रोड्यूस करे वर्ड हम लोग को कैपिटल लगाना है। मालिक कभी भी रुपया निकाले वर्ड हम लोग को ड्रॉइंग्स लगाना है। मतलब आपको ड्रॉइंग्स हो या कैपिटल हो आपको मालिक ही सोचना होगा। अच्छा विड्रॉ क्या किया, कैश विड्रॉ किया। तो भैया बैंक से नहीं निकाला, कैश से। भैया कैश तो हमारा एसेट होता है, एसेट बोलता है आए तो डेबिट करो जाए तो क्रेडिट करो। भैया मेरे बिजनेस में तो एसेट जा रहा है तो हम तो कैश को तो क्रेडिट करेंगे, बात खत्म। रियल अकाउंट तो यही बोलता है। ड्रॉइंग्स का बात करो, देखो वर्ड ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग का मतलब ही है मालिक। मालिक मतलब नाम, नाम मतलब पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो भी रुपया निकाल रहा है वो मालिक तो रिसीव कर रहा है ना अल्टीमेट में। तो हम लोग ड्राइंग्स को भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ड्राइंग्स हो या कैपिटल हो, भले ही उसका नाम है ड्राइंग्स उसका नाम है कैपिटल, है तो मालिकी का रुपया, तो मालिकी सोच के करेंगे। मतलब ड्राइंग्स हो या कैपिटल हो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में ही दिखाएंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लो ड्राइंग्स मेरा पर्सनल अकाउंट ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है अरविंद को। कौन मालिक था, जो भी मालिक था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आया। तो ये वाला मैंने आपको बता दिया कि विड्रॉ किया फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ये वाला देखो, बोल रहा विड्रॉ किया गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ये मैंने इग्नोर कर दिया था सॉरी। बोल रहा विड्रॉ किया गुड्स, किया गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, सेम बात भाई। विड्रॉ किया ना पर्सनल यूज के लिए ना, मतलब ड्राइंग्स तो आएगा। अब भाई ड्राइंग्स हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो भैया हमारा मालिक जो भी चीज ले रहा है वो तो अल्टीमेटली रिसीव कर रहा है ना, तो हम लोग ड्राइंग्स को तो डेबिट कर देंगे। अब भैया रहा बात गुड्स का, तो मैंने आपको बताया था भैया गुड्स जब भी आए तो हम लोग गुड्स को तो नहीं ले सकते। अब बात एक बात बताओ, आप बिजनेस में गुड्स क्यों खरीदते हो, सेल करने के लिए खरीदते हो। लेकिन यहाँ आप परचेस करते हो ना गुड्स सेल करने के मोटिव के लिए, ताकि आप सेल करो रेवेन्यू जनरेट करो उससे प्रॉफिट कमाओ। लेकिन भाई यहाँ तो मेरा मालिक गुड्स ले जा रहा है। इसका मतलब आपने परचेस किया था मेरे भाई 100 करोड़, 100 रुपए का लेस, मालिक ही ले गया 20 रुपए का। तो भैया परचेज आप 100 मत बोलो ना, 80 रुपए का बोलो। इसका मतलब हर बार आप परचेज को करते हो डेबिट। परचेज आपने जब किया था तो 100 रुपया का डेबिट किया था, अब आप परचेज को क्रेडिट करके खत्म कर दो 20 रुपए से। मतलब बात समझ रहे हो। आपने परचेज किया था ये मोटिव के साथ कि आप तो उसको सेल करोगे, लेकिन आप तो परचेज किया हुआ सामान तो मेरा मालिक ले जा रहा है, ले जा रहा है ना। तो परचेज मत दिखाओ ना इतना है। आपको नजर आ रहा था कि मैंने 100 रुपया का परचेज किया, लेकिन आप क्यों बोल रहे हो 100 रुपया का परचेज है, 20 रुपया का तो मेरा मालिक ही ले गया। तो हम लोग जो परचेज को डेबिट करते थे अब वो परचेज को क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब जब भी मालिक गुड्स लेके जाए पर्सनल पर्पस के लिए, तो हमारा जनरल एंट्री क्या बन जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो। भले ही भैया परचेज अकाउंट मेरा डेबिट होता है क्योंकि परचेज करना एक एक्सपेंस होता है, लेकिन इस बार मैंने कोई एक्सपेंस नहीं किया, मेरा मालिक उठा के ले गया। तो भैया एक बार आप परचेज को 100 रुपए से डेबिट किए थे, 20 रुपए से क्रेडिट कर दो। अल्टीमेट में इफेक्ट 100 में से 20 गया तो 80 का आया। समझ पा रहे हो, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं मेरे भाई दूसरा, पूरा पेड टेलीफोन चार्जेस 110 के। मतलब टेलीफोन चार्जेस एक तो पे किया, पे कहाँ से किया होगा, बैंक से पे किया होगा। भैया टेलीफोन चार्जेस तो हमारा खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारा खर्चा को डेबिट कर दो। अब बैंक से पेमेंट हुआ, बैंक कौन सा अकाउंट है भैया, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब पे करने के लिए चार्ज तो बैंक नहीं दिया होगा तो बैंक क्रेडिट कर दो। मेरा टेलीफोन अकाउंट डेबिट, चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके। इसके बाद बोलता है पे टू अमृत, मतलब मैंने अमृत को पे कर दिया इन फुल सेटलमेंट 9450। जब भी ऐसा बात बोले तो ऊपर जाके ट्रांजेक्शन चेक करो कि अमृत के साथ कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। भैया मैंने अमृत से, एक सेकंड मैं मिटा ही देता हूँ ना, ज्यादा बेटर रहेगा आपको। तो भैया
भैया मैंने अमृत 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 पहले मैंने अमृत से 10,000 का परचेज किया था। फिर भैया मैंने अमृत को 500 का गुड्स भी रिटर्न कर दिया था। तो भैया मुझे अमृत को देने थे 9,500 रुपए। मुझे अमृत को कितने देने थे? 9,500। लेकिन मैंने अमृत को 9,485 रुपए पे किया। बचा कुछ 50 का क्या भैया? बचा कुछ 50, इसका मतलब मेरे को डिस्काउंट मिल गया। मुझे देने थे 9,500, लेकिन मैं तो 9,485 दे आया। मतलब 50 मेरे को डिस्काउंट हुआ, मतलब इस बार डिस्काउंट अलाउड नहीं हुआ मेरे भाई। इस बार डिस्काउंट रिसीव हो गया 50 रुपए का। तो भैया डिस्काउंट रिसीव एक तरीके से आपका इनकम हो गया ना। तो इनकम को आप क्या कर देते हो? क्रेडिट कर देते हो। ऐसे ही भाई अमृत, अमृत क्या एक नाम है। नाम क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप जो भी रुपए दे रहे हो किसको दे रहे हो? अमृत को दे रहे हो, मतलब अमृत रिसीवर हुआ तो हम लोग अमृत को कर देंगे डेबिट। अब भैया सारा रुपया पेमेंट कहाँ से हो रहा है? बैंक से, तो बैंक को कर दो क्रेडिट। अमृत अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। इस बार हम लोग को डिस्काउंट रिसीव हुआ है। क्या हुआ? हम लोग को डिस्काउंट रिसीव हुआ। अमृत अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आप डिस्काउंट अलाउड रिसीव ये सब मेंशन करोगे ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेटर रहेगा। आपको भी ज्यादा क्लैरिटी आएगा, हाँ रिसीव हुआ है अलाउड हुआ है, नहीं तो बाद में कंफ्यूज। ये तो स्टेशनरी का खर्चा किया, नॉर्मल सब खर्चा दिखा के बैंक अकाउंट को कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। भैया जब भी वर्ड यूज करें ना फ्री सैंपल, आप फ्री सैंपल आप क्यों बंटवाते हो? फ्री सैंपल आपका बंटवाने का मोटिव क्या है बिजनेस के लिए? भैया फ्री सैंपल याद है आप लोग स्टेशन के उधर रहते हो और आप लोगों को पैम्पलेट बांटा जाता है, पैम्पलेट। कभी कभी पैम्पलेट के साथ जैसे मान लो 1-1 रुपया का कोई चॉकलेट है तो चॉकलेट बांट दिया, शैम्पू बांट दिया, कुछ भी हुआ है, जस्ट एग्जाम्पल। तो कंपनी ये क्यों खर्च कर रहा है? भैया कंपनी खर्च नहीं कर रहा, कंपनी एक्चुअली एडवर्टीजमेंट कर रहा है, अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें। भैया कंपनी क्या कर रहा है? मेरा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। भैया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कंपनी को खर्चा लगता है। तो जो भी खर्चा होता है खर्चा को तुम लोग डेबिट करते हैं, तो समझ गए। अब भैया बताइए कौन सा गुड्स वो डिस्ट्रीब्यूट किया? भैया वो परचेज किया था ये मोटिव के साथ कि बेच दे। लेकिन वो बेचने के अलावा उसको बेटा जो ना दम फ्री का एडवर्टाइजमेंट मारे जा रहा है। तो भैया पहले आप 100 रुपया का परचेज करते हो, 50 रुपया का एडवर्टाइजमेंट मार देते हो। तो भैया ये मत बोलो ना मैंने परचेज ही 100 का किया, बोलो मैंने परचेज 50 का किया। क्योंकि हम लोग एक जगह चैप्टर वन में मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे। हम लोग खर्चा वही दिखाएंगे जिस चीज से हम लोग जनरेट रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। आप 100 रुपया का परचेज क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो जब आप 100 रुपया का सामान बेचोगे ही नहीं? अब तो 50 रुपए का एडवर्टाइजमेंट दिखा दिए ना, तो 50 रुपए से परचेज को कम कर दो। तो जब भी परचेज करते हो आप परचेज को डेबिट करते हो। इस केस में हम लोग परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ आया? 1 मिनट ब्रेक ले लूं? अब हम लोग जीएसटी चालू करेंगे। तो मैं सॉफ्टवेयर चेक कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर सब सही है ना? सही है। चलो अब जीएसटी ये सब हम लोग कर लेंगे, आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। ये होमवर्क दिया गया था सब आपको कराऊंगा। देखो घर में देने का मतलब क्या होता है ना, लेक्चर तो मैं सब कराऊंगा आपको, एक एक सम्स बैठा के सॉल्व कराऊंगा अपने वीडियो में, लेकिन बात क्या होता है, अगर आप घर में एक बार आप सॉल्व कर रहे हो, आपको क्वेरी जनरेट हो रहा है कि नहीं ये क्यों हो रहा है, करने के बाद आपको नीचे सॉल्यूशन भी दिया गया, आप सॉल्यूशन से जब आप खुद का दिमाग चलाते हो ना, मेरे भाई सही में वो इतना याद रहता है ना कि आपको एक लेक्चर सुनने के बाद उतना याद नहीं रहेगा। मतलब बोलते हैं ना कुछ चीजें आप खुद से डिस्कवर करो तो ज्यादा बेहतरीन रहता है, ताकि आपको थाली में हर चीज परोस दिया जाए और आप खा लो। ठीक है।
ये हैबिट ही छोड़ दो कि आपको कोई आके कुछ बता दे तो ये आप ग्रैब करोगे, नहीं। आप चीजों को खुद से ग्रैब करना सीखो, ज्यादा बेटर रहेगा। चलो अब जीएसटी के ऊपर आते हैं। बहुत हो गया ज्ञान जी। जीएसटी, जीएसटी मतलब क्या होता है? हम्म। कोई बोल रहा है एसटी मतलब सस्ता टैक्स, नहीं भाई। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे मैंने लिखने में बेगाड़ी मेहनत किया, नीचे लिखा हुआ था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो जीएसटी के लिए एक्चुअली बताऊंगा तो देखो हो सकता है एक दिन खत्म हो जाए। आप लोगों के बुक में भी 3-4 पेज का थ्योरी देके रखा है जो कि मुझे लगता है एकदम इरेलीवेंट है। लेकिन हाँ, इरेलीवेंट ऐसे नहीं बोलूंगा इरेलीवेंट है, मतलब आप लोग कोई भी याद करने मत बैठ जाना है 3-4 पेज। आप लोग के आप लोग का अकाउंट्स का पेपर है। अकाउंट्स के पेपर के लिए आपको जीएसटी का जर्नल एंट्री आना चाहिए। कि कभी भी देखो, आजकल अब हम लोग जो भी परचेस कर रहे हैं, आप लोग भी देखोगे, आप लोग कुछ भी परचेस कर रहे हो तो आप लोग खाली मोबाइल नहीं परचेस करते। मोबाइल मतलब आप लोग जब भी एक मान लो एक मोबाइल आप लोग खरीदते हो, कभी आप लोगों ने बिल खोल के देखा? जो बिल रहता है ना, बिल में खाली मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरे, एक सेकंड। जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक इनवॉइस है हमारा। इनवॉइस है ना, इनवॉइस है, डेट वेट सब लिखा रहता है। मान लो टीवीएफ क्लासेस इनवॉइस बना रहा है। हाँ, मोबाइल सेल किया, टीवीएफ क्लासेस मोबाइल बेचता है 6,000 का। फिर रहता है एट सीजीएसटी। देखो ना कभी। तो फाइनल अमाउंट हम लोग कितना पे करते हैं? 7,440 रुपए, है ना? तो याद करो, जब भी आप लोग मोबाइल परचेस करते हो तो आप लोग खाली मोबाइल का रुपया ही नहीं दे रहे होते हो, आप लोग साथ ही साथ सीजीएसटी आई एसजीएसटी भी आप लोग पे कर रहे होते हो, मतलब आप लोग कुछ ना कुछ जीएसटी भी पे करते हो, है ना? तो जब आप लोग साथ ही साथ आप लोग आज आप लोग के हर इनवॉइस में कुछ जीएसटी का कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो हमें क्या जीएसटी का जनरल एंट्री तो आना ही चाहिए, है ना? अब देखो एकदम डिटेल में तो बात नहीं करेंगे कि जीएसटी क्या है नहीं है। आप लोग जल्दी जल्दी, मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स जो जो देख रहे हैं, जल्दी जल्दी मेरे भाइयों बहनों को आप लोग फाउंडेशन पास करा दीजिए भगवान जी, ताकि मेरे भाई बहन इंटर में जाके सबसे पहले जीएसटी पढ़े। आपको पता है इंटरमीडिएट में टैक्स का पेपर है 100 नंबर का, और वो 100 नंबर का ब्रेकअप क्या, आपका 50 नंबर का डायरेक्ट टैक्स है मेरे भाई, 50 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। मतलब जब आप इंटर में जाओगे ना तो 50 नंबर का डायरेक्ट टैक्स है, 50 नंबर का जीएसटी है। तो भाई आपको सोच रहे हो 50 नंबर का जीएसटी है, पूरा 3 बुक है, भर भर के आपको खाली जीएसटी 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 पढ़ते रहना है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, आपको तो पता ही होगा, देखो आप लोग बहुत सुने हो जीएसटी जीएसटी। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, हुआ क्या था पहले ना, जीएसटी आने के पहले हम लोग के ऊपर ना मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया जाता था। भैया इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या होता है? देखो एज ए ह्यूमन हम लोग के ऊपर ना दो तरीके से टैक्स लगाए जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। भैया डायरेक्ट टैक्स क्या, जो डायरेक्टली लगाया जाता है। मतलब आप कमाए, आप पूरे साल कमाए ना, कमाने के बाद नेक्स्ट साल अपने को क्या करना होता है? देखो बहुत जन के मम्मी पापा लोग आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं। तो वो जो आईटीआर भरते हैं ना मेरे भाई, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप पूरे साल कमाओ, कमाने के बाद अगले साल असेसमेंट ईयर होता है जो, याद मत करो सब आपको इंटरमीडिएट में एग्जाम्पल। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आप पूरे साल कमाए, कमाने के बाद नेक्स्ट साल आपको क्या करना है? टैक्स पे करना है। तो डायरेक्टली आपके इनकम के ऊपर डिपेंड है। आप ज्यादा कमाओगे ज्यादा टैक्स, कम कमाओगे कम टैक्स। नाम ही है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट आपके इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। आपका इनकम ज्यादा तो आपको ज्यादा टैक्स देना है, आपका इनकम कम कम टैक्स देना है। समझ आया? ये वो तो डायरेक्ट टैक्स। तो इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स भैया सब तो नहीं पेमेंट करते, है ना? क्योंकि उसमें एक लिमिट होता है, रिबेट मिल जाता है, छूट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, एक तरीके से सब नहीं पे करते। लेकिन भैया इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो हर एक व्यक्ति पे करता है। चाहे वो व्यक्ति के पास बंगलो हो, चाहे वो व्यक्ति के पास कुछ नहीं हो, चाहे वो व्यक्ति के पास घर तक नहीं, लेकिन वो डेली कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स तो पे कर रहा है।
ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। लाइक मान लो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे पे करते हो, भैया चाय के साथ बिस्कुट खा रहे हो ना, बिस्कुट के ऊपर जो जीएसटी चार्ज, एग्जांपल दे रहा हूँ, बिस्कुट के ऊपर जो जीएसटी चार्ज हुआ इनडायरेक्ट टैक्स है। भैया आप जो मोबाइल चला रहे हो ना, आपने मोबाइल खरीदने में भी टैक्स पे किया, आपको पता है। आपने घर का मोबाइल पे, आपने घर में लैपटॉप खरीदने के लिए आपने टैक्स पे किया, मतलब हर चीज के लिए इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके ऊपर टैक्स लगाया गया है, जो आपको नहीं पता, लेकिन आप इनवॉइस चेक करोगे तो उसमें नजर आ जाएगा। को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, समझ रहे हो। पहले क्या होता था, एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं था, बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स था, प्री जीएसटी सिनेरियो बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स था। अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाएगा। अगर आप गुड्स को सेल करते हो, वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाएगा। अगर आप गुड्स को आउटसाइड द स्टेट सेल करते हो, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। और आप सर्विस के लिए सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला नहीं, सब चीजों को बंद करो, 2017 से जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को सक्षम कर देता है। सक्षम मतलब खत्म करके एक इनडायरेक्ट टैक्स बचा है, जीएसटी। समझ आया। अब आपके ऊपर डायरेक्टली एक तो डायरेक्ट टैक्स तो लगाया ही जाता है, साथ ही साथ हर ही प्रोडक्ट में एक तो जीएसटी चार्ज किया जाता है। समझ आया। हाँ, जीएसटी चार्ज किया जाता है। जीएसटी का कुछ फ्यूचर है, मतलब कुछ फीचर्स है जीएसटी का। कुछ फीचर क्या है भैया, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई। हाँ, जीएसटी हम लोग कब चार्ज करते हैं भैया, सप्लाई। सप्लाई मतलब सेल, मान लो आप सेल करोगे, जीएसटी चार्ज किया जाएगा। किससे चार्ज किया जाएगा, जो खरीदेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। दैट इज मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड एंड सर्विस। आप कोई को सर्विस दे रहे हो, आपको जीएसटी चार्ज करना होगा। आप कोई को सामान बेच रहे हो ना, तो बेचोगे ना, बेचने के साथ साथ आप जीएसटी चार्ज करके आप गवर्नमेंट को सबमिट करो। समझ गए बात। एकदम याद नहीं करना, एकदम समझने के लिए, एकदम जस्ट एक ब्रीफ आइडिया के लिए। आप सामान बेच रहे हो ना, तो सेलर कौन है, आप है, तो भैया आपको तो जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। आज मान लो, आज मैं आपको फ्री में यूट्यूब में कोचिंग क्लास दे रहा हूँ, आज नहीं 2 साल बाद मैं भी पेड कोर्स ले आऊंगा सीए फाउंडेशन का। अगर ले आऊंगा पेड कोर्स, तो भैया मैं भी, मेरे भी बच्चे क्लास मेरे से परचेस करेंगे। तो भैया जब भी बच्चे मेरे से क्लास परचेस करेंगे, तो बच्चे मुझे जीएसटी पे करेंगे ना, मुझे क्लास के साथ साथ। तो भैया जो क्लास का जो जीएसटी पे करेंगे वो मेरे पास नहीं जाएगा डायरेक्ट, मुझे वो गवर्नमेंट को जमा करना होगा। तो मतलब आप कभी भी सामान बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, या गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना, आपको क्या करना होगा, जीएसटी चार्ज करना होगा। सिंपल सी बात। ये हो गया सेलियन फीचर। बोलता है अंडर जीएसटी देयर इज लेविड ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। मैं इसका मतलब आपको समझाऊं। बोला जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ये याद रखना। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, मतलब जहां पर गुड्स कंज्यूम हो रहा है, हमें वो इंपॉर्टेंट है जीएसटी चार्ज करने के लिए। गुड्स कहाँ कंज्यूम हो रहा है, मुझे वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टैक्स इज लेविड एट द प्लेस वेयर द गुड्स और सर्विस आर कंज्यूम रेदर देन दे आर प्रोड्यूस। मान लो आपका कोई गुड्स दिल्ली में प्रोड्यूस हो रहा है, तो भैया हम लोग दिल्ली में जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंज्यूम तो कोलकाता में हो रहा है ना, तुम लोग कोलकाता में जीएसटी चार्ज करेंगे। एकदम डिटेल में आपको इंटर में वही बोला, जीएसटी के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई है, बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा भाई। बस आप लोगों को मोटा मोटा याद रखो, याद भी मत करना ऐसे। देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स कास्केडिंग ऑफ टैक्सेशन। बोला टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता। पहले क्या होता था ना, सप्लायर ने बिल में पहले वीएटी वैट तो चार्ज कर दिया। वैट चार्ज करने के बाद टोटल वैल्यू पे आप ये कर रहे हो एक्साइज ड्यूटी। देखो टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है, मान लो 1,000 का बिल है, आप 1,000 के बिल में ऑलरेडी 10% आप वैट ऐड कर दिए। तो 10% कितना होता है मेरे भाई, 1,000 का 10% 100, तो आपका बिल कितना बन गया, 1,100 का। अब आप क्या कर रहे हो, ये 1,100 पे आप फिर एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर रहे हो 10%। तो 10% कितना होता है, 110। तो आपका आप टोटल बिल वैल्यू क्या बन गया, 1,210। आपको ये समझ नहीं आया, लेकिन आपके साथ एक स्कैम हो गया है। आप ऑलरेडी टैक्स लेके जो अमाउंट आ रहा था, ये अमाउंट के ऊपर आप फिर टैक्स लगा दिए। पहले ऐसा हो रहा था। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो मेरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपका तो भैया वैल्यू 1,000 रुपए था, 1,000 रुपए के ऊपर टैक्स लेके 1,100 रुपया बना, फिर आप 1,100 के ऊपर आप टैक्स लगा दिए। तो पहले क्या था ना, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस था ना, तो टैक्स ऑन टैक्स का सिस्टम होता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। इसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंज्यूमर का लॉस हो रहा है। जो सामान खरीद रहा है उससे तो लॉस हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेट में जो भी टैक्स है कंपनी थोड़ी पे करेंगी। कंपनी तो कंज्यूमर से ही चार्ज करेंगी। आज जो भी जीएसटी है, कंपनी थोड़ी जीएसटी पे करता है, अल्टीमेट में तो आपसे ही चार्ज कर रहा है। बस कंपनी का क्या रोल है, आपसे जीएसटी कलेक्ट करके कंपनी गवर्नमेंट को पे करना।
तो एज अ कंज्यूमर का क्या हो रहा था, बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स का सिस्टम आ जाता था। लेकिन वो जीएसटी में क्या है, टैक्स ऑन टैक्स का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि अब हम लोग तो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही हटा दिए। हम लोग तो अब एक नाम जानते हैं, खाली जीएसटी। अब कुछ नहीं, अब 1,000 रुपए का बिल में खाली जीएसटी चार्ज होगा, इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये तो हार्मोनाइजेशन ऑफ टाइप्स ऑफ टैक्सेस। देखो जीएसटी के अंदर कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस है, तो यह याद रखना, मैं आपको समझाई देता हूँ। मान लो जैसे आप वेस्ट बंगाल में हो मेरे भाई, आप वेस्ट बंगाल में हो। हाँ, आप वेस्ट बंगाल से क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मतलब आप सप्लायर हो, मान लो वेस्ट बंगाल से आप बिजनेस कर रहे हो। हाँ, आप वेस्ट बंगाल में हो, अगर आपका कंज्यूमर भी वेस्ट बंगाल का ही है, मतलब आप डील कर रहे हो वेस्ट बंगाल में ही, तो भैया सेम स्टेट में जब भी डील करते हो ना, तो इसको हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब सप्लायर कहाँ का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई, अल्टीमेट में सप्लाई कहाँ हुआ, वो दोनों एरिया अगर सेम होता है ना, हम लोग उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। अब भैया जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई रहता है, तो हम लोग सीजीएसटी चार्ज करते हैं, साथ ही साथ एसजीएसटी चार्ज करते हैं। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। समझ रहे हो? मतलब आपका सप्लायर भी सेम स्टेट में है, और जो अल्टीमेट में आपका जो सामान खरीद रहा है वो कंज्यूम भी सेम स्टेट पे करेगा। जीएसटी प्लस एसजीएसटी, मतलब कभी भी अगर आपके इनवॉइस में सीजीएसटी या एसजीएसटी चार्ज है ना, इसका मतलब समझ लेना कि आपका सप्लायर भी सेम स्टेट पे है। लेकिन मान लो आप तो हो मेरे भाई वेस्ट बंगाल से, लेकिन अल्टीमेट में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, जहां गुड्स जाने वाला है, गुड्स तो मेरा भैया दिल्ली में जाने वाला है, मतलब सप्लायर और कंज्यूमर का लोकेशन अलग अलग हो गया ना, तो इस केस में हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई हुआ है। कौन सा सप्लाई हुआ है? इंटर स्टेट सप्लाई हुआ है। तो इंटर स्टेट सप्लाई में हम लोग सी और एस चार्ज नहीं करते, हम लोग आईजीएसटी चार्ज करते हैं, एक प्रोटेक्स खाली आईजीएसटी। आप लोग एकदम मोटा मोटा एकदम ब्रीफ आइडिया ले लो, एकदम दिमाग मत लगाओ, मैं बोल रहा हूँ भी आपको। बोला सीजीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, एसजीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट, यूटीजीएसटी ऐसे ही। आप स्टेट तो बोल रहे हो, लेकिन बहुत सारा स्टेट नहीं है, जैसे हमारा क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड स्टेट थोड़ी है, लक्षद्वीप, दादर, दादर नगर हवेली, लद्दाख, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, ये सब हमारे स्टेट में नहीं आता, मतलब स्टेट है लेकिन इसको स्टेट नहीं, इसको यूनियन टेरिटरी बोला गया है। तो जैसे ही स्टेट के लिए एसजीएसटी है, ऐसे यूनियन टेरिटरी के लिए यूटीजीएसटी है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और आईजीएसटी। कौन सा कब लगेगा मैंने बता दिया। अगर आपका सप्लायर और आपका गुड्स खरीदने वाला सेम स्टेट पे है ना भैया, तो आप एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज कीजिए। लेकिन भैया आपका सप्लायर और मेरा खरीदने वाला डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, मतलब सप्लायर है दिल्ली का, खरीदने वाला कोलकाता का, सप्लायर है कोलकाता का, खरीदने वाला मुंबई का, अलग अलग स्टेट हो गया ना, इस केस में हम लोग आईजीएसटी चार्ज करेंगे। इंट्रा स्टेट मतलब क्या, बताया ना, जब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब मेरा अल्टीमेट सप्लाई कहाँ हो रहा है, मतलब कंज्यूम कहाँ हो रहा है, दोनों सेम स्टेट पे है, तो उसको हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे तो हम लोग का सी और एस चार्ज हो जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन जब हम लोग इंटर स्टेट का बोलेंगे, जब मेरा सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट पे है, मतलब मेरा सप्लायर वेस्ट बंगाल पे है, लेकिन मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई तो अलग ही स्टेट पे है, मान लो दिल्ली पे है ना, तो जब अलग अलग जगह पे हो तो हम लोग एक आईजीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, अब आओ हम लोग आपको थोड़ा इनपुट और आउटपुट का थोड़ा कहानी समझाते हैं। ठीक है, चलो पूरा एक तो कहानी समझते हैं, कहानी एक तो ड्रॉ करना होगा आप लोग के लिए, कर लेंगे, कोई दिक्कत। मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ रिलायंस से, रिलायंस लिमिटेड कंपनी। चलो रिलायंस लिमिटेड का मैंने एग्जांपल लिया,
रिलायंस लिमिटेड का मान लो काम क्या है, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। रिलायंस लिमिटेड सबसे पहले क्या करता है, सामान परचेज करता है। तो भैया सामान जब परचेज किया, तो रिलायंस लिमिटेड कितना रुपए का सामान परचेज किया पता है भैया, 1000 रुपए का सामान तो परचेज किया। परचेज करने के बाद उसके ऊपर 9% CGST चार्ज किया गया, 9% SGST चार्ज किया गया। सेम स्टेट में होने से दो ठो टैक्स लगता है ना, CGST SGST। तो जो मान लो, पहले मुझे ये बताओ कि रिलायंस लिमिटेड जो भी सामान खरीदा, 1000 का 9% यानी 90 रुपए, 90 रुपए। मतलब रिलायंस जब भी सामान खरीदता है तो खरीदने पे उसको 1000 नहीं, 1180 रुपए पे करने होते हैं। इतना बात समझ रहे हो। मैं रिलायंस लिमिटेड का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एज्यूम करो कि एक तो कंपनी है हमारा रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड का काम क्या है, सामान खरीदना, खरीदने के बाद बेच देना। इतना सा काम है भाई। तो रिलायंस लिमिटेड क्या करता है ना, सामान खरीदता है। तो जब भी रिलायंस लिमिटेड हमारा सामान खरीदता है, उसको 9% CGST और SGST देना होता है। तब हम लोग C और S देते हैं। मैंने आपको बता ही दिया था, जब हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, इंट्रा मतलब सेम स्टेट पे। इतनी सी बात अभी समझ आ रही है कि रिलायंस लिमिटेड हमारा परचेस करता है। परचेस करने पे रिलायंस लिमिटेड को क्या पे करना पड़ता है, C और S। तो वो परचेस किया 1000 रुपए का, साथ में 90 90 रुपए का टैक्स दिया, 1180 का। अब मेरे भाई ये बताओ, जो रिलायंस लिमिटेड, मेरा जो रिलायंस लिमिटेड ये जो दो ठो टैक्स भरा, 90 रुपए 90 रुपए का, ये 90 रुपए का क्या, तो भैया याद करो, GST हम लोग का जो जो टैक्स है ना, GST हमारा एक ही कॉन्सेप्ट बोलता है। मतलब आप जो भी, आप कंपनी हो, आप मान लो वैसे आप कंपनी में आप साल भर आप 100 करोड़ का सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो आप 100 करोड़ के ऊपर आप टैक्स क्यों दोगे। मतलब जनरल आपको डाउट आना चाहिए कि भैया यहाँ पर 180 का रिलायंस लिमिटेड क्यों टैक्स देगा। लेकिन भैया रिलायंस परचेज किया तो पे तो रिलायंस करेगा, हाँ भाई पे करेगा। लेकिन GST हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि देखो, आप सामान अपने पर्सनल पर्पज के लिए तो यूज नहीं कर रहे। अगर आप कोई पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो ना, तो हम लोग आपको इसका इनपुट नहीं देंगे। लेकिन रिलायंस लिमिटेड को तो काम है कि वो खरीद के बेच देगा। तो इसका मतलब जो ये 90 90 180 का जो टैक्स पे किया ना, ये 180 का, इसको GST का इनपुट्स मिल जाएगा मेरे भाई। इतना सा बात समझ आ रहा है। फिर से, कंपनी है रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड का इतना सा काम है, सामान खरीदना, खरीद के मार्जिन ऐड करके बेच देना। ठीक है। रिलायंस ने क्या किया, 1000 रुपए का सामान खरीदा। तो ये जो 1000 रुपए का सामान खरीद रहा है ना, क्योंकि अब तो इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम हो गया है, रिलायंस को क्या करना पड़ता है ना, जब जब खरीदता है उसको टैक्स पे करना होता है। GST हमारा इतना बोलता है कि रिलायंस जी, आप तो सामान अपने पर्सनल पर्पज के लिए नहीं खरीद रहे ना। नहीं, वो तो बिजनेस के लिए खरीदा। कोई बात नहीं, आप अभी इनडायरेक्ट टैक्स पे कर दो। हम आपको क्या कर देंगे, उतने ही रुपए का इनपुट्स दे देंगे। उतने रुपए का आपके GST के अकाउंट में इनपुट्स डाल देंगे। जैसे हम लोग बचपन में गेम खेलते थे तो हमारे बोनस पॉइंट्स आता था ना, पॉइंट्स आता था, हम लोग पॉइंट्स को देखे हैं खुश होते थे। वही बात है कि GST डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि आप ना टैक्स पे कर दो। क्योंकि भाई परचेस किया है, तो परचेस में तो अब मुझे 1000 रुपए तो नहीं पेमेंट करना होगा, मुझे तो पूरा 1180 करना होगा। लेकिन रिलायंस का तो यही कहना, भाई मैं तो 1000 का ही खरीदा था, 180 आप जबरदस्ती मेरे से टैक्स वसूल रहे हो। ऐसा तो मैं भाई बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा मार्जिन ही क्या बचेगा, है ना। तो GST ने क्या कहा कि भाई आप 180 रुपए का टैक्स भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इनपुट्स दे दूंगा। ठीक है। अब बताओ, अब जब रिलायंस लिमिटेड सेल करने जाएगा, जब सेल करने जाएगा, तो वो 1000 के ऊपर अपना मार्जिन ऐड करेगा कि 1180 के ऊपर अपना मार्जिन ऐड करेगा। सिंपल सी बात है। रिलायंस लिमिटेड परचेज करता है, परचेज करके सेल कर देता है। तो अब जब सेल करने की बारी आई मेरे भाई, तो 1000 रुपए के ऊपर अपना मार्जिन, क्योंकि भाई भी खरीद रहा है तो अपना मार्जिन ऐड करके बेचेगा। तो यह 1000 रुपए के ऊपर मार्जिन ऐड करेगा कि 1180। तो मेरे भाई अब रिलायंस लिमिटेड 1180 को क्यों देखेगा। गवर्नमेंट ने तो उसको 180 का GST इनपुट दे ही दिया। एक तरीके से उसके GST के अकाउंट में इनपुट्स तो पड़ा है ना, वो बाद में रिडीम कर लेगा। इनपुट्स तो पड़ा है ना। तो भाई अब रिलायंस लिमिटेड के लिए तो खर्चा ही 1000 ही पड़ा। बात समझ रहे हो।
रिलायंस लिमिटेड ने क्या किया था, खरीदते टाइम 90-90 रुपए का टैक्स भरा था, लेकिन वो टैक्स तो उसको अकाउंट में आ गए ना, जीएसटी के अकाउंट में आ गए, इनपुट्स आ गए, जिसको यूज कर सकता है बाद में, है ना। तो भैया जब इनपुट्स आ ही गए तो सेल करते टाइम आप 1000 रुपए के ऊपर अपना मार्जिन ऐड करो ना, 1180 के ऊपर क्यों कर रहे हो? तो गवर्नमेंट ने तो आपको ऑलरेडी इनपुट्स दे चुका। तो अब जब रिलायंस लिमिटेड सेल करेगा ना, वो सेल ना 1000 रुपए के ऊपर मान लो 20% मार्जिन रख के वो सेल कर देगा। तब रिलायंस लिमिटेड ने कितना सेल किया, 1200 का सेल कर दिया। सेल करोगे तो क्या फ्री में सेल कर दोगे? अपना मार्जिन तो ऐड करोगे। आप खरीदे थे 1000 में, 1200 में सेल कर दो। तो भैया 1000 क्यों, मैंने तो 1180 पे किया था। अरे भाई 1180 भले ही आपने पेमेंट किया था, लेकिन बोला ना गवर्नमेंट में तो आपको 180 का जीएसटी इनपुट दे दिया, ये 90-90 का, है ना। तो जब आपको इनपुट मिल ही चुका है तो आप क्यों बोल रहे हो 1180 1180? हाँ, आप ये बोलो ना, अब तो मेरा ये 1000 ही खर्चा हुआ, 1000 खर्चा हुआ, 200 का मार्जिन ऐड करके आपने 1200 में क्या कर दिया, सेल कर दिया। लेकिन भैया खरीदते टाइम आपके ऊपर जैसे जीएसटी चार्ज किया गया था, बेचते टाइम आप कोई और से जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। सोच, जैसे आप सामान खरीद रहे थे, आपके ऊपर जीएसटी चार्ज किया गया था, तो आपको बेचते टाइम भी तो आपको जीएसटी चार्ज करना है। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं जब सेल करूंगा तब मुझे सीजीएसटी चार्ज करना है, प्लस 9% एसजीएसटी भी तो चार्ज करना है। तो भैया 1200 का 9% क्या होता है, 108 रुपए। सही बोलेंगे, मैथ कमजोर थी मेरी। हाँ, हाँ तो आता ही है यार मैथ। अब जब मैं सेल करूंगा तो मैं सामने वाला पार्टी से ना 1200 रुपए नहीं लूंगा, 1200 के साथ मैं ये भी लूंगा ये भी लूंगा, मतलब 1416 रुपए लूंगा। इतना पहले समझ आया। रिलायंस लिमिटेड कंपनी है, उसका काम ही है खरीद के बेचना, मार्जिन ऐड करेगा बेच देगा। वो 1000 रुपए का परचेस करता है, लेकिन उसको भी 1180 पे करना होता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी जीएसटी पे करता है ना, उसको गवर्नमेंट उसका इनपुट दे देता है 180 का। अब जब सेल करने की बारी आई तो वो 1180 में अपना मार्जिन ऐड नहीं करेगा। क्यों? 180 तो खर्चा ही नहीं था, ओरिजिनल कॉस्ट तो 1000 ही हुआ ना, 180 का तो इनपुट्स मिल चुका। तो 1100 में क्या करता है, मार्जिन ऐड करके 1200 में सामान बेच देता है। बेचते टाइम तो उसको तो जीएसटी चार्ज करना है, तो 9% इतना चार्ज कर लेता है। ठीक है। अब एक बात बताओ कि भैया खरीदते टाइम तो आपको इनपुट्स मिल गया था, बेचते टाइम तो अब आपको गवर्नमेंट को लायबिलिटी पे करना होगा। तो जो खरीदते हो ना, खरीदते टाइम आपको इनपुट जीएसटी मतलब आपको इनपुट मिलता है, सामान खरीदते टाइम आपको इनपुट मिलता है। और जब आप सामान बेचते हो, सामान बेच के बिल किसने इशू किया, आप। बिल में आपने जीएसटी मेंशन करके रखा था। इसका मतलब आपका रोल ये है, आप कंज्यूमर से जीएसटी चार्ज करो, करने के बाद कंज्यूमर जो भी आपको रुपए देंगे आप गवर्नमेंट को पे कर दो। तो जब भी आप सामान बेचते हो ना, तो बेचते टाइम आपका होता है आउटपुट जीएसटी, खरीदते टाइम आपको इनपुट्स मिलता है, इसलिए इनपुट जीएसटी। क्यों इनपुट मिलता है, समझ आ गया ना। क्योंकि आप तो बोलोगे भैया मैंने तो खरीदा बेचने के लिए, मेरे ऊपर क्यों टैक्स चार्ज किया जाए। गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, चुपचाप तुम टैक्स पे करो, मैं भी चुपचाप आपको पोर्टल में इनपुट दे दूंगा। तो खरीदते टाइम हमें इनपुट इनपुट मिलता है, बेचते टाइम हमें आउटपुट मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है कि मैंने जो भी, क्योंकि देखो आज कस्टमर ने तो आपको 108 रुपए दे दिए, अब ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि आप वो उतना रुपए को गवर्नमेंट को पे करना है आपको, है ना। तो अब आप क्या बोलोगे, बात समझो। आप कंज्यूमर से कितना चार्ज किए भैया, 1416 रुपए, लेकिन भैया आपका तो 1200 ही था। मतलब मुझे कोई बात नहीं, मुझे आउटपुट जीएसटी कितने का देना है, 108 216 रुपए का, यही तो। मतलब आप खरीदते हो, हाँ, खरीदे हो, आपके पास इनपुट आया, सामान आप बेच रहे हो, क्योंकि आप बेच रहे हो तो आपको जीएसटी चार्ज करना है। कंज्यूमर ने ठीक है आपको जीएसटी का अमाउंट पे कर दिया, तो जो भी बेचते टाइम आपके पास जीएसटी आ रहा है उसको हम लोग आउटपुट जीएसटी को, इसका मतलब आपको गवर्नमेंट को 216 रुपए पे करने हैं तो, क्योंकि आप सामान बेचे हो, बेचने के साथ साथ आप जीएसटी रिकॉर्ड किए हो, आपने इनवॉइस बिल में जीएसटी चार्ज किया है 108 का, कंज्यूमर ने आपको दे भी दिया। जब दे भी दिया तो आप वो रुपया क्या अपने जेब में रख लोगे नहीं ना, गवर्नमेंट को पे करोगे ना।
तो 216 रुपये आप पे करोगे। लेकिन जब आप पे करने जाओगे ना, तो आपको 216 नहीं करना, क्योंकि 180 का तो इनपुट्स पहले से पड़ा है आपके अकाउंट में। याद है, मैं बार बार बोल रहा था, इनपुट आपके जीएसटी अकाउंट में है, जीएसटी अकाउंट में है, याद आ रहा है। तो आप जो यहाँ पर टैक्स पे किए थे, आपका यहाँ पर सेव हो गया अल्टीमेटली। जब भी आप सेल करते हो, आपका तो रोल खाली इतना था कि आप तो 1000 रुपए उसका दाम था, आप 200 रुपये मार्जिन ऐड करके आप 1200 में सेल कर देते हो। लेकिन जो एक्स्ट्रा कंज्यूमर ने आपको जीएसटी पे किया था, उसको हम लोग आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका इनपुट्स नहीं है, वो आपको देना है आउटपुट जीएसटी, सेल करने से जो जीएसटी था, आउटपुट जीएसटी। तो भैया 108 आपने चार्ज किया था, 216 रुपये आउटपुट जीएसटी था, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना था। जब आप पे करने गए ना, तो उसमें दिखा रहा है, जब आप पे करने गए, दिखा रहा है 216 आउटपुट जीएसटी है, जिसमें से इनपुट्स 180 का पहले से पड़ा है। मतलब आपको फाइनल गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 36 रुपए खाली। क्यों? क्योंकि 180 तो आपने पहले ही पे कर दिया था गवर्नमेंट को, याद है, जिसका गवर्नमेंट ने आपको इनपुट्स दे दिया था। तो ये मोटा मोटा आइडिया था कि क्या हमारा इनपुट जीएसटी होता है, क्या आउटपुट जीएसटी होता है। समझ आया? था तो क्या इनपुट जीएसटी होता है, क्या आउटपुट जीएसटी होता है? नहीं समझ आया? वापस से आप रिवाइंड कीजिए पीछे 10 मिनट 15 मिनट पहले, वापस से केस को समझिए। कुछ नहीं है भाई, जब आप खरीदते हो आपको इनपुट्स मिल जाता है, मिल जाता है ना। वो इनपुट्स को हम लोग यूज करते हैं, ताकि सेल करके हम लोगों ने जो जीएसटी कलेक्ट किया, हम लोग उसमें से एडजस्ट करके पेमेंट कर देते हैं। मतलब परचेस करते टाइम आप जो टैक्स भरते हो ना, आपको उसका इनपुट मिल जाता है। वैसे ही सेल करते टाइम आपने जो कस्टमर से चार्ज किया, आपको उतना लाइबिलिटी गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है पूरा मत दो, आप तो कुछ तो पहले ही दे दिए थे ना, इनपुट से एडजस्ट कर लेते तुम्हारा। अब मैंने सामने वाले चार्ज से इतना चार्ज, टैक्स चार्ज किया, सेम टू सेम। आपने सेल किया, सामने वाला परचेस किया, सामने वाले को इतना इतना का इनपुट मिल जाएगा। ये कहानी मतलब चलता रहेगा। बात समझ रहे हो? हाँ। तो आउटपुट टैक्स मतलब क्या हो गया? जीएसटी चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड मेड बाय ए सप्लायर। सप्लायर जब भी सेल करते टाइम, मतलब वो गुड सेल कर रहा है कि सर्विस दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा सप्लायर। सेल करते टाइम जो मेरा सप्लायर चार्ज करता है, उसको हम लोग आउटपुट टैक्स बोलते हैं। और जो सप्लायर हमारा खरीदते टाइम ऑलरेडी टैक्स पे कर दिए देता है ना, तो हम लोग इनपुट्स बोलते हैं। मैंने यहाँ बोला था ना, परचेस करते टाइम, परचेस करते टाइम जो आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, वो हमारा इनपुट जीएसटी हो गया। ठीक है? मजा। देखो, यूटिलाइजेशन ऐसे एज सच मुझे नहीं लगता कि अभी समझाने का टॉपिक है। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग में रहो तो ज्यादा बेटर है मेरे। अब हमारा इनपुट और आउटपुट का हम लोग थोड़ा जनरल एंट्री समझेंगे भैया। तो आप मुझे एक बात बता सकते हो कि जो भी इनपुट जीएसटी आपको आ रहा है, इनपुट जीएसटी आपका एक तरीके से एसेट के रूप में काम कर रहा है कि नहीं? इतना सा चीज आप समझ पा रहे हो तो मुझे बताओ। आपके पास जो भी इनपुट सारा एक तरीके का एसेट ही है ना। आपने तो बेफिजूल यहाँ 90-90 रुपए का पेमेंट कर दिया था, याद करो, भूल गए? परचेस करते टाइम आपने परचेस किया, इसके साथ कि मैं मार्जिन लगा के सेल कर दूंगा, लेकिन परचेस करते टाइम ही गवर्नमेंट बोल रहा है मुझे जीएसटी दो तुम। तो गलत है। ऐसे तो मैं आप ऐसे तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए तो बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं कभी प्रॉफिट अर्निंग ही नहीं कर पाऊंगा अगर मैं 9-9 18% गवर्नमेंट को देता रह गया तो। है ना? बात समझ लो। गवर्नमेंट बोला टेंशन मत लो, तुम जो भी टैक्स पे कर रहे हो ना, मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ, ये इनपुट से मैं आपका आउटपुट जीएसटी को सेट ऑफ करूंगा। मतलब तुम जब कस्टमर से जीएसटी चार्ज करोगे ना, तब तुम मेरे पास घूम के आओगे कि सर मुझे आपको इतना टैक्स पे करना है। मैं बोलूंगा नहीं, इतना नहीं करना, तुमने ऑलरेडी इतना का इनपुट लेके रखा है, तो इनपुट को एडजस्ट करके पे करना। समझ रहे होगा? तो एक बात बताइए, इनपुट जीएसटी अगर आपके अकाउंट में, जीएसटी का अकाउंट में 180 रुपया का इनपुट आया, इसका मतलब एक तरीके का वो एसेट ही है ना, कि आप इसको फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हो अपना टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए। नहीं बोल रहा हूँ कि गलत। ये इनपुट जीएसटी एक तरीके का एसेट है, ताकि आप इसको यूटिलाइज करोगे फ्यूचर में टैक्स पे करने के लिए। ऐसे ही आउटपुट जीएसटी एक तरीके का लायबिलिटी है। आया ना? बोलो।
क्यों लायबिलिटी है भाई? क्योंकि आप कस्टमर से आप जीएसटी तो चार्ज कर लिए। अब आपके कंपनी में लायबिलिटी है ना कि आपको पे करना है, गवर्नमेंट को टाइमली पे करना है ना। आउटपुट जीएसटी समझ गए ना। सेल करते टाइम आप जो कोई और से चार्ज कर रहे हो, आपने कुछ सेल किया, तो आप सेल में खाली 1200 थोड़ी लोगे, आप तो कस्टमर से ये और ये भी लोगे। तो इतना अमाउंट का तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ गया ना कि मुझे तो गवर्नमेंट को टाइमली जमा करना है ना। तो इनपुट आया तो एक तरीके का एसेट आया, आउटपुट जीएसटी एक तरीके का लायबिलिटी है। जब भी हम लोग सेल करते हैं तो उस चीज को हम लोग आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, और परचेस करते टाइम हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उसको हम लोग इनपुट टैक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इनपुट जीएसटी को याद रखना, एक तरीके का हमारा क्या होता है, एसेट होता है, क्योंकि हमें इनपुट्स मिल जाता है उतने का। आउटपुट मतलब एक तरीके का लायबिलिटी होता है ना। इतना तो समझ आए तो मुझे लगता है देखो इधर भी लिखा है, क्रेडिट कैन बी अवेल हेंस एसेट चार्ज टू द कंज्यूमर पेबल बाय द सप्लायर हिज लायबिलिटी। मतलब हम लोगों ने कंज्यूमर से चार्ज कर लिया, लेकिन अल्टीमेट पे कौन करेगा, सप्लायर पे करेगा। तो सप्लायर के लिए, सप्लायर मतलब मेरी कंपनी के लिए तो लायबिलिटी क्रिएट हो गया ना कि भाई मैंने कंज्यूमर से रुपया ले लिया, मैंने दूसरों से रुपए ले लिया, अगर मैं टाइमली गवर्नमेंट को पे ना करूं तो कल तो गवर्नमेंट मुझे आके डंडा मारेगा। तरीके का लायबिलिटी है ना। सही तो। क्या? अब क्या बोल रहा है? देखो डिफरेंस अगर समझने जाओगे, अच्छा बात है। नहीं समझने जाओगे मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा। एक बार हम लोग पहले सम्स कर लेते हैं, फिर हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। ज्यादा ये सब हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट आते हैं। नहीं तो आओ इतना सा बता ही देता हूँ। बोल रहा है अगर आप लोग कोई भी सेल कर रहे हो, कोई भी सेल कर रहे हो, आओ मेरे ब्लैक स्क्रीन। ये क्या बोल रहा है, एक जनरल एंट्री कि आपने राम को सेल किया 1000 रुपए का, साथ ही साथ आपने 9% का सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया। तो सबसे पहले भैया 1000 रुपए का सेल हुआ है, 9% आप सीजीएसटी चार्ज करते हो, मतलब 90 रुपए का सीजीएसटी चार्ज करते हो। 9% का आपने एसजीएसटी चार्ज किया, मतलब 90 रुपए का एसजीएसटी चार्ज किया, तो अल्टीमेट में आप 1180 का सेल करते हो। ओके। ठीक है। तो देखो सबसे पहले सेम बात, आपने गुड्स बेचा, गुड्स को तो ध्यान ही नहीं देना मेरे भाई। तो किसको ध्यान देना, तो सेल्स को ध्यान देना। किसको बेचा, राम को। हाँ। सोल्ड कौन, सेल्स कौन सा अकाउंट है भैया, सेल हम लोग करके पता है क्या करते हैं, हम लोग तो इनकम कमाते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारा खर्चा को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो, तो भैया सेल्स को तुम लोग क्रेडिट कर देंगे। राम हमारा भैया पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप जो भी सामान बेचते हो, राम तो रिसीव कर रहा है ना, तो हम लोग राम को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। चलो इतना तो पहले करते हैं भैया। डेबिट ऐसे थोड़ी लगता है भैया, राम अकाउंट डेबिट। राम को कितने का सामान बेचा, अमाउंट छोड़ दो, बताते हैं। टू सेल्स अकाउंट। भैया अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने तो 1000 रुपए का इस सामान बेचा, बचा कुचा तो मेरे माथे में लायबिलिटी है, आउटपुट सीजीएसटी भरना। अब देखो, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों राम डेबिट हुआ, इतना समझ आया क्यों भैया, पर्सनल अकाउंट है ना, डेबिट का रिसीवर। क्यों सेल्स हमारा क्रेडिट क्रेडिट हुआ, समझ आया क्यों भैया, एसेट का नाम नहीं दिया था, गुड्स बोला था, तो गुड्स के ऐसे हम लोग परचेज या सेल को ही पकड़ लेते हैं। अब भाई ये बताओ, भैया सेल मैंने 1180 का नहीं किया था, मैं तो आपको इतनी देर से यही समझा रहा था कि भैया मुझे टोटल वैल्यू से नहीं मतलब था, मुझे तो मेरे 1200 रुपए से मतलब था। तभी देखो ना, मैं स्पेसिफिकली यहाँ सेल लिखा। भैया मैंने सेल 1180 का नहीं किया, मैंने सेल 1000 का किया। गवर्नमेंट 90 90 रुपए टैक्स लेती है ना। तो भैया जब भी आप सेल कर रहे हो, तो आप सेल में क्यों 1180 बोलोगे, आपने तो 1000 का ही सेल किया। अब भैया आपको एक बात होता है, आप सेल कर रहे हो, तो सेल करते टाइम इनपुट जीएसटी होता है कि आउटपुट होता है, ऑब्वियसली भैया आउटपुट होता है।
आउटपुट जीएसटी एक तरीके से आपके लिए क्या लायबिलिटी है। अब भैया हम लोग इतना तो जानते हैं ना, हम लोग को मॉडर्न मेथड भी अपने को क्या बताया था कि एसेट हमारे लिए डेबिट होता है, लाइबिलिटी हमारे लिए क्रेडिट होता है ना। तो आपके लिए लाइबिलिटी कैसे हुआ, क्योंकि भाई आप सेल करके जो आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो ना, आपके लिए लाइबिलिटी है कि टाइमली आप उतना रुपए गवर्नमेंट को जमा कर दो। तो आपके लिए 90-90 रुपए का आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी लाइबिलिटी क्रिएट हो गया ना। और आप राम से क्या खाली 1000 ही रुपए लोगे? नहीं भैया, राम से तो हम लोग एक 1180 पूरे रुपए लेंगे। सही बोल रहा हूँ कि गलत? कि राम से तो आप 1000 नहीं लोगे ना। जनरल एंट्री क्लियर हुआ, राम क्यों डेबिट हुआ? कि भैया हमारा पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। सेल्स क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि भैया नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारा इनकम को आप क्रेडिट करो। और आउटपुट जी सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि भैया ये एक तरीके का लाइबिलिटी है ना, कि आप कोई से जीएसटी कलेक्ट कर चुके हो, तो आपकी कंपनी के ऊपर लायबल है कि आप टाइम टू टाइम आप पे कर दो। तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी भी एक तरीके का लायबिलिटी है, क्रेडिट कर दिए। अब भैया बात अमाउंट लिखने का, भैया आराम से कितने रुपए लोगे? भैया मैं तो आराम से 1000 रुपए भी लूंगा, साथ साथ मैं जीएसटी भी वसूलूंगा। मतलब भैया आराम से तो मैं पूरा 1180 रुपए लूंगा। इसमें से भैया 1180 में आपने कितना का बेचा था? भैया मैंने तो 1000 का ही बेचा था, मैंने तो 1180 का सामान ही नहीं बेचा। अब भैया 90-90 रुपए तो गवर्नमेंट ले रही है आउटपुट जी। बड़ा इजी जर्नल एंट्री है भाई, यही देख लो लिखा है। सेम टू सेम परचेस करते टाइम। क्या दिखते हैं? बड़ा आपने परचेस किया श्याम से 1000 रुपए का, लेकिन 9% आपको देना पड़ा, तो आपने परचेस कितना किया? भैया मैंने परचेस जब किया ना 1000 रुपए, तो मैं पे किया ही होगा। 790 का सीजीएसटी, 90 का एसजीएसटी, मतलब मैंने 1180 पेमेंट किया सामने वाले को। जनरल एंट्री पे प्रकाश डालते हैं। भैया परचेस क्या किया? गुड्स प्रकाश, गुड्स आपने परचेस किया। तो भैया ये तो हम लोग जानते हैं कि जब भी आप गुड्स परचेस करते हो, तो हम लोग गुड्स को ध्यान ही नहीं देते, हम लोग तो परचेस को ही ध्यान देते हैं। अगर आप फर्नीचर परचेस किए होते, मतलब एक स्पेसिफिक आप एसेट परचेस कर रहे हो, तो हम लोग एसेट का नाम लेके पकड़ते हैं। आपने कुछ आप गुड्स बोल रहे हो, तो भैया गुड्स पे तो हम लोग नहीं ध्यान देंगे, हम लोग परचेस पे ध्यान देंगे। परचेस भैया कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि परचेस मतलब खर्चा होता है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है सारा खर्चा को आप कर दोगे डेबिट। किससे परचेस किया भैया? श्याम से परचेस किया। भैया श्याम तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप परचेस कर रहे हो श्याम से, तो श्याम रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? भैया श्याम तो गिवर हो गया, तो श्याम को कर देंगे क्रेडिट, कर देते हैं। चलो, जैसा आप रूल पढ़ा रहे हो वैसा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है भैया, परचेज और श्याम का तो समझ आ गया। आप बताइए सीजीएसटी एसजीएसटी का क्या है? तो भैया याद है मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि आप परचेस करते टाइम जो भी आप जीएसटी पे करते हो, उसका आपको इनपुट मिल जाता है। इनपुट एक तरीका का क्या होता है? एसेट होता है। एसेट हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। आप परचेस करते टाइम जो आप जीएसटी पे करते हो ना, उसका आपको इनपुट्स मिल जाता है। और सेल करते टाइम जो आप टैक्स पे करते हो, वो आउटपुट के नाम पे यूज होता है। तो जो भी परचेस करते टाइम आप टैक्स पे करे, वो इनपुट्स है। तो इनपुट्स एक तरीके का एसेट है, क्योंकि आप जितना भी पे करते हो उतना का ही आपको इनपुट्स टोटल में मिल जाता है। तो इनपुट जीएसटी हमारा क्या होता है? एसेट होता है। एसेट हमारा डेबिट होता है। तो भैया लिख देते हैं ना, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब भैया अमाउंट का बात कीजिए। भैया परचेस तो मैं 1180 का नहीं किया था, मैंने तो 1000 का ही परचेस किया था। उसे भैया 90 का ये इनपुट मिलेगा, 90 का ये इनपुट मिलेगा, लेकिन भैया श्याम को मैं अब कितना दूंगा? भैया श्याम को तो मुझे पूरे ही देने होंगे, कि श्याम मुझसे 1000 लेके छोड़ देगा? नहीं भैया, जैसे मैं सेल करते टाइम मैं दूसरे से जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ,
तो ऐसे ही मुझे खरीदते टाइम भी तो श्याम को पे करना होगा, क्योंकि श्याम भी तो एक सेलर है एक तरीके से। मैं बेचते टाइम दूसरे से जीएसटी चार्ज करूंगा, तो श्याम भी तो सामान सेल कर रहा है मेरे को, तो श्याम भी तो मुझसे जीएसटी चार्ज करेगा ना। तो श्याम को तो मुझे पूरे ही रुपए ही देने हैं। एंट्री समझ रहे हो? परचेस करते टाइम इनपुट, इनपुट हमारा एसेट होता है। हाँ। लास्ट एंट्री क्या है भैया? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। यूटिलाइजेशन, ये इसको पेंडिंग रखिए, आपको सम्स के साथ बता दूं। समझ गए? आओ एक सम्स करते हैं, जब तक सम्स नहीं करोगे बोरिंग बोरिंग लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। एक सम्स करते हैं, बेहतरीन समझोगे। चलो हम लोग यहाँ लिख के करते हैं, इससे नहीं। तो बड़ा सही करते हैं। 2-3 बार सम्स करोगे ना, एक दो बार नहीं लेक्चर समझ आ रहा है, एक दो बार वापस देखो, समझ आ जाएगा। तब भी नहीं आता तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करो। कॉल करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जो भी होगा मैं एकदम जब भी मतलब फ्री होगा मैं आपको जरूर सॉल्यूशन दे दूंगा। तो सबसे क्या ले क्या बोलता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल 50,000 प्लस 9%। बड़ा परचेज किया तो पहले पहले बात देखो, पहले मेरे मेरे पर क्या आ रहा है? परचेज साहिल। और परचेस करते हो तो आपको इनपुट्स मिल जाता है। इनपुट हमारा एसेट होता है, एसेट होता है तो डेबिट होता है, इतना तो मेरा खत्म। तो भैया ये तो एंट्री आप बता ही दोगे भैया, परचेस तो एक तरीके का एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ये बात बोलता है, मैं नहीं बोलता। परचेस अकाउंट डेबिट। हाँ। और किससे परचेस किया भैया? साहिल से, थोड़ा दूर में तू साहिल लिख देते हैं। हो गया ना? अब भैया ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी आपने पे किया, क्योंकि भैया मैं परचेस कर रहा हूँ ना, तो मैं जो भी टैक्स पे करूंगा उसका मुझे इनपुट्स मिल जाएगा। तो भैया सीजीएसटी एसजीएसटी का इनपुट मिल जाएगा। तो इनपुट हमारा एसेट होता है। तो भैया ये एसेट को भी मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। हाँ। अमाउंट नहीं लिखा था ऊपर में। ये समझ आई? अब अमाउंट में आते हैं। भैया मैंने कितना का परचेस किया था? परचेस का बात कीजिए भैया, मैंने तो 50,000 का ही परचेस किया था। अब भैया 50,000 के ऊपर 9% लगा है, तो 50,000 का 9% कितना होता है? कैलकुलेटर करो ना। कैलकुलेटर। 50,000 का 9%। 4,500। तो भैया 4,500 मैंने ये टैक्स पे किया, ईच लिखा है, ईच। ईच मतलब सीजीएसटी भी 9%, एसजीएसटी भी 9%। अब भैया 4,500 का मैंने ये टैक्स पे किया, कोई बात नहीं, मुझे तो दोनों का इनपुट्स मिल जाएगा। अब भैया मैंने किससे परचेस किया? भैया साहिल से पेमेंट परचेस किया। तो क्या साहिल को 50,000 रुपए देने से हो जाएंगे? नहीं भैया, साहिल तो पूरा जीएसटी के साथ रुपया मांगेगा, है ना? तो साहिल मुझसे ये भी लेगा, साथ साथ जीएसटी का रुपया भी तो लेगा। मतलब साहिल मुझसे कितना रुपया लेगा? 59,000 रुपए लेगा। समझ आई? नरेशन में लिख दो। तीन गुड्स परचेज फ्रॉम साहिल of rupees 50,000 with CGST and SGST of 9%। बस। अपने लैंग्वेज में भी आप नरेशन लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपको यही लिखना है। बस आपका नरेशन क्या है ना, आपका नरेशन समझ आना चाहिए कि आप जर्नल एंट्री को का मतलब समझ आना चाहिए। समझ आया? परचेस किया, नॉर्मल एंट्री भाई। परचेस मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलता है सारे एक्सपेंस को डेबिट कर दो। परचेस को डेबिट कर दिया। साहिल तो हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। साहिल तो गिवर है ना, सामान दे रहा है, क्रेडिट कर दिया। अब भैया परचेस किया, जीएसटी का बाद आया, मतलब आपने इनपुट्स पे किया, इनपुट्स को हम लोग कर देते हैं डेबिट। कोई किए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है?
भरोसा नहीं हो रहा, चेक कर लो। फिर क्या बोलता है मेरे भाई, परचेज गुड फ्रॉम सैम फॉर 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो ट्रेड डिस्काउंट का एक तो कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। आप लोग याद है कौन कौन गया है मॉल में? देखो अब हम लोग तो मॉल वॉल में हम लोग उतना बेसी जाते नहीं। हम लोग तो देखो लोकल आदमी है भाई, हम लोग तो इसलिए हम लोग सस्ता कपड़ा ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। आप लोग जो भी हो, पेंटलून्स, कौन कौन गया है? पेंटलून से क्या होता है? 40,000 का शर्ट, एमआरपी काट के 1,000 होता है ना? डिस्काउंट 39,000 रुपया होता है कि नहीं? सच सच बताओ। इतना भी नहीं होता, 40,000 का 1,000 नहीं होता है ना। 5,000 को काट के 2,500 लिखा जाता है। तो भैया एक बात बताऊं, कम ठीक है, 40,000 छोड़ो ना, 4,000 को 2,000 कितना है, होता है कि नहीं? आप एक बात बताओ, आपने कभी लॉजिक लगाया क्या ये कंपनी सही में डिस्काउंट दे? क्यों कंपनी आपको 2,000 का डिस्काउंट देगा? कंपनी कमाएगा क्या? सोच रहे हो बात? तो ये सबको पता है कि कंपनी जो भी डिस्काउंट देता है, एक तरीके से मतलब बोल सको तो दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी डिस्काउंट देती है। इतना तो कंपनी को भी पता है कि भाई मेरे तरफ से कुछ लॉस नहीं हो रहा। आप बताओ ना कि कोई चीज का कॉस्टिंग है 4,000, वो आपको 2,000 में क्यों देगा? कॉस्टिंग है 4,000, वो आपको 2,000 पे क्यों देगा? कंपनी लॉस करके तो अपना सामान बेचेगा नहीं, इतना तो मैं श्योर हूँ। तो क्यों करता है कि भैया, कंपनी कंपनी बेवकूफ बनाता है। हाँ, आपको लगता है कि नहीं कंपनी डिस्काउंट दे रहा है, कुछ डिस्काउंट नहीं दे रहा। तभी ऐसे ऐसे डिस्काउंट को ना हम लोग अकाउंट्स में एंट्री ही नहीं करते, एंट्री ही नहीं करते, हम लोग इग्नोर मारते हैं। हम लोग बोलते हैं 4,000 फालतू है, 2,000 के ऊपर बात करो। हम लोग ऐसे अकाउंट, ऐसे डिस्काउंट को अकाउंट्स में इग्नोर मारते हैं। हाँ भैया, लेकिन ये हुआ 2,000 का मान लो शर्ट था, आप पेमेंट करने गए, आप पेमेंट 1,900 रुपया ही किए, तो भैया ये हम लोग मानेंगे ये कैश डिस्काउंट है, ये वैलिड होता है। लेकिन भैया ये क्या है, 4,000 को काट के जो 2,000 मॉल में लगा रहता है, ये तो फालतू होता है। तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट हो ना, ट्रेड डिस्काउंट को आप लेस कर देना अकाउंट्स में, अलग से ट्रेड डिस्काउंट का कोई जर्नल एंट्री नहीं है, खाली आप डिडक्ट करके दिखा देना। जैसे मान लो इस केस में 40,000 का सामान था, लेकिन आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो भाई 40 क्यों बोल रहे हो? 40 में से 10% हटाओ, 36,000 बोलो ना। 40,000 40,000 फालतू चिल्ला रहे हो। मैं 40 मानूंगा ही नहीं, वो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग को लेना ही नहीं है। तो आप ये मत बोलो कि ये परचेस 40,000 का हुआ है। आप ये बोलो कि परचेस तो 36,000 का हुआ है, क्योंकि 40,000 का 10% यानी 4,000 तो डिस्काउंट मिल गया। कंक्लूजन कहना यही है कि ट्रेड डिस्काउंट को आपको इग्नोर करना है। इग्नोर नहीं करना, खाली लेस कर देना है। ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होता, कहीं पर भी आप ट्रेड डिस्काउंट देखोगे, खाली लेस कर देना। समझ आई? ठीक है। तो क्या बोला आपने, परचेज किया 40,000 का? नहीं 40 मत बोलो, 10% तो ट्रेड डिस्काउंट है। मतलब 40,000 में से, कैलकुलेटर में मारो ना, 40,000 में से माइनस करके 10% का बटन टिपो, 36,000 का आएगा। मतलब आप ये बोलो परचेज किया 36,000 का, साथ साथ आपने CGST SGST 9% पे किया, ओके ये कर देंगे। ये तो वही वाला जनरल एंट्री है। बोला 20,000 वॉज पेड इमीडिएटली, बैलेंस पेबल आफ्टर 3 मंथ, ओके। 20,000 आप अभी पे कर देते हो, जो भी बचा कुचा बैलेंस है बाद में पे करोगे, कोई बात नहीं। ये 20,000 का कहानी तो बाद में बताइए, पहले इतना तो जनरल एंट्री आप मार लोगे ना। आपने सब परचेस किया, 40,000 का परचेस किया था, पेमेंट बाद में देखते हैं, पहले परचेस का बताइए। भैया 40,000 का परचेस किया ना भाई, 40 का कहाँ किया, 10% तो डिस्काउंट मिल गया, 36 का परचेस किया। चलो जनरल एंट्री मारते हैं। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट बोलता है, फिर वही नहीं बोल रहा हूँ। परचेस करते टाइम आपको इनपुट मिलता है, फिर वही बात। किससे परचेस किया मेरे भाई? सैम से पे परचेस किया, सैम अकाउंट।
अब भाई ये बताओ, परचेज 40 का क्या? नहीं भैया, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो 40 40 मत बोलिए, 36 बोलिए, 10% हटा के बोलते हैं, है ना? अब अब आपका जो जीएसटी चार्ज होगा वो 40 पे चार्ज होगा कि 36 पे? नहीं भैया, 40 तो बेकार है। 40 पे क्यों होगा? बोला ना, 40 बेकार है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट बोल दे तो आपको लेस किया हुआ ही वैल्यू पे सब काम करना है। तो जो 9% लग रहा है वो 36,000 पे ही लगेगा। जो 9% लग रहा है ना, वो 36,000 का ही 9% लगेगा। कितना होता है 36,000 का 9%? 3,240 होता है मेरे भाई। सैम को कितना रुपए दोगे? खाली 36,000 दे के छोड़ दोगे? नहीं भैया, 36 भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, है ना? मतलब 42,480 रुपए सैम को देने हैं। सही कैलकुलेशन हो रहा है ना? हाँ सही हो रहा है, सही हो रहा है। मुझे सैम को कितने देने हैं? 42,480। कोई नरेशन लिख देना, बीइंग परचेज फ्रॉम सैम, ये एट रेट इतना, इनपुट पूरा भर देना अपने लैंग्वेज में। समझ आया ये एंट्री? समझ आया ना? ट्रेड डिस्काउंट मतलब समझ आया। अब आगे वाला काम करते हैं। बोलते हैं सैम को देना कितना था भैया? 42,480। बोला 20,000 तो आपने अभी दे दिया, बैलेंस बोला 3 महीने के बाद दूंगा। कोई बात नहीं, 20 अभी दे दिया, बैलेंस 3 महीने के बाद दूंगा। तो इसे ट्रांजेक्शन कितने का हुआ भैया? 20 का तो ट्रांजेक्शन हुआ, बैलेंस का अभी थोड़ी ट्रांजेक्शन हुआ। 20 का ट्रांजेक्शन हुआ ना, तो 20 सैम को पे कर दो। मतलब 20 तो आपने सैम को पे भी कर दिया। तो जनरल एंट्री क्या होगा? एक हो गया, मान लो आपके पिक्चर में कौन कौन आया, एक आया सैम, एक आया बैंक। बैंक से पे किया होगा। बैंक कौन सा अकाउंट है भैया? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पे करने के लिए किसने रुपया दिया? बैंक ने दिया। बैंक तो गिवर है, बैंक को कर दो क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। रुपए किसको मिल रहे हैं? सैम को, तो सैम तो रिसीवर है, डेबिट कर दो। सेम, सैम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे कर दिया? 20,000 पे कर दिया आपने। बिंग 20,000 पे टू सैम। हो गया काम करो। समझ आया? समझ आया? पहला जर्नल एंट्री तो कुछ भी नहीं था, बस आपको ट्रेड डिस्काउंट समझाया कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रहता है तो फालतू होता है। आपको जीएसटी भी चार्ज उस पे नहीं करना, ट्रेड डिस्काउंट से माइनस करने के बाद वाले वैल्यू पे करना है। हो गया। होने के बाद आप दोनों को एक एंट्री में भी मार सकते हो, क्लब भी कर दो। दूसरा समझ गए ना कि 20,000 आपने पे किया, तो देखो हम लोग जनरल एंट्री तो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करते हैं। जो 3 महीना बाद आप पे करोगे तो 3 महीने बाद का बात है, तब देखा जाएगा। अभी आपने 20 पे कर दिया तो हम लोग 20 का रिकॉर्ड कर दिए। अब आपके आंसर में देखो, आंसर में तो भैया आपका एक ही जर्नल एंट्री पे बात खत्म कर दिया। आपको दो एंट्री मरवा दिया हम लोग से, मरवा दिए ना? अब हम लोग चेक करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 36,000 सही है क्या? हाँ भैया सही है। आप दो एंट्री भी मार सकते हो, आप एक में भी काम कर सकते हो, आपका मर्जी, आपके कंफर्ट के लिए मैं आपको दो सिखा रहा हूँ। अब मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि क्या अंतर है। परचेज अकाउंट 36,000 मैच है भैया। इनपुट सीजीएसटी 3240 भैया, 3240 मैच है भैया। इनपुट एसजीएसटी 3240 मैच है भैया। टू बैंक 20,000 ये भी मेरा मैच है। टू बैंक 20,000 ये भी मेरा मैच है। अब भैया सैम तो 22,480 है। तो भैया देखो ना, भैया देखो ना, सैम मेरा क्रेडिट में है 22,480। यहाँ देखो ना, 42,480 क्रेडिट है, 20,000 डेबिट है। अल्टीमेट में इफेक्ट क्या आया? हाँ, डेबिट में कितना शो हो रहा है? 20। क्रेडिट में कितना शो हो रहा है? 42,480। दोनों का नेट इफेक्ट क्या आया? हाँ, 22,480 का, 22,480 क्रेडिट में ज्यादा है कि नहीं? 20,000 डेबिट है। मैंने दो एंट्री में बस क्या किया, 20 डेबिट कर दिया, 42,480 क्रेडिट कर दिया। अल्टीमेट में इफेक्ट तो इतना क्या ही आ रहा है। समझ रहे हो बात? इफेक्ट तो इतना ही आ रहा है। तो आप एक एंट्री भी मार सकते हो, दो एंट्री भी मार सकते हो, आपको जैसा कन्वीनियंट होता है।
देखो मेरे हिसाब से आपको दो एंट्री मारना चाहिए, क्योंकि देखो अभी आप लोग न्यू न्यू हो। ऐसा नहीं है टाइम वेस्टेज हो रहा दो एंट्री मारने में, भैया 1 मिनट का भी काम नहीं है। दो एंट्री मारोगे, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा, क्लैरिटी रहेगा। एक बार में आप एडवांस लेवल का अकाउंटिंग तो आप नहीं कर सकते। धीरे धीरे जब आपको बहुत अच्छा कंफर्ट होने लग जाएगा, तो आपको खुद वो फील होने लग जाएगा कि नहीं भाई मुझे आ रहा है, अब मैं एक ही एंट्री में काम चलाऊंगा। लेकिन देखो दो एंट्री में मर्ज कर लेने से काम कितना आसान बन गया। पहले हम लोग सिर्फ परचेस किए थे, तो हम लोग एक परचेस का एंट्री मार लिए। फिर हम लोग पेमेंट किए तो पेमेंट का एंट्री मार लिए। इतना आसान है। इफेक्ट एक ही है, आपका आंसर के साथ मैच होगा, और आपका कोई भी एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता, इतना मेरा गारंटी है। जहां काट लिया आप आरटीआई में कॉपी अप्लाई करके आप मुझे दिखाइए कि भैया ये काट लिया, एकदम नहीं काटेगा, एक नंबर नहीं काटेगा अगर आप ऐसा एंट्री मार के आते हो। क्योंकि एग्जामिनर तो पढ़ा लिखा है भाई, एग्जामिनर कितना एक्सपीरियंस ही है। वो जान रहा है भाई अल्टीमेट में इफेक्ट तो एक ही आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। बस आप नरेशन प्रॉपर लिख के आओ। ठीक है, चलो इसमें आते हैं। बोला गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, पहले इतना बताओ, इतना का जनरल एंट्री तो बताओ। भैया पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया तो भैया ड्रॉइंग्स तो आएगा ये तो, तुम लोग बार बार देखिए। और भैया गुड्स बोला है, तो मैं आपको बोला था, हम लोग गुड्स क्यों परचेस करते हैं मेरे भाई, सेल करने के लिए करते हैं ना, अभी अभी पहले वाले से बताया। हम लोग गुड्स क्यों परचेस करते हैं, सेल करने के लिए। लेकिन आप तो वो परचेस से सेल नहीं किया, आप तो घर ले गए परचेस से। परचेस वाला गुड्स को सेल नहीं किया, परचेस वाला गुड्स को घर ले गए, तो परचेस को हम लोग करते हैं डेबिट ना, तो परचेस को क्रेडिट करके खत्म कर दो ना मेरे भाई। नहीं समझ आई? ये जर्नल एंट्री हम लोग तो किए थे ना पिछले सेम्स में भी मेरे भाई। ड्राइंग्स अकाउंट क्यों डेबिट होता है भाई, क्योंकि ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को, क्योंकि ओनर अपना पर्सनल सामान ले जा रहा है। ड्राइंग्स मतलब ओनर, ओनर मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मतलब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीव कौन कर रहा है, ओनर रिसीव कर रहा है, लेकिन हम लोग ओनर का तो नाम नहीं लिखते, हम लोग तो ड्राइंग्स लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, इतना हो गया। बोला सच गुड वेयर परचेज बाई पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अच्छा, मतलब वो जो गुड्स था ना, वो गुड्स में तो आपने ऑलरेडी सीजीएसटी पे किया था। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, आपने सीजीएसटी पे किया था परचेस करते टाइम, तो आप ऑलरेडी इनपुट्स रिकॉर्ड कर चुके होंगे। क्योंकि हम लोग तो भैया जब जब परचेस कर रहे हैं, हम लोग तो इनपुट इनपुट को एसेट एसेट डेबिट डेबिट रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। बात समझ रहे हो? आपने परचेस किया, आप परचेस को भी डेबिट किए, इनपुट इनपुट को भी डेबिट किए। लेकिन ये परचेस का तो मोटिव था सेल करने का। आप तो इसको घर ले जा रहे हो, तो घर ले जा रहे हो ना, तो जैसे ही आप परचेस को क्रेडिट कर रहे हो, इनपुट्स को भी क्रेडिट करो ना। क्योंकि और वो इनपुट्स आपको मिलेगा नहीं। गवर्नमेंट आपको इनपुट्स इसलिए दे रहा है क्या कि आप घर ले जाओ सामान को? नहीं ना। गवर्नमेंट तो आपको इनपुट ये भरोसा के साथ दे रहा है कि आप इनपुट्स यूज करो, ताकि आप आगे सेल करोगे। बल्कि आप तो गवर्नमेंट को धोखा दे के आप तो गुड्स अपने घर में ले जा रहे हो। तो कभी भी आप गुड्स घर में ले जा रहे हो, तो जिस तरह आप परचेस को क्रेडिट कर रहे थे, उस तरह इनपुट्स को भी क्रेडिट कर दो ना। समझ रहे हो? कुछ नहीं, परचेस को क्रेडिट किए ना, तो सीजीएसटी इनपुट, भैया इनपुट को भी हम क्रेडिट कर देंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट। देखो ना, आप परचेस करते टाइम आप परचेस अकाउंट डेबिट मारते हो, इनपुट को डेबिट मारते हो। लेकिन वो परचेस का मोटिव ये था कि भैया हम लोग आगे सेल करेंगे। लेकिन हम लोग सेल तो किए नहीं, मेरा ओनर आके सारा रुपया ले जाके घर में ले गया, पर्सनल यूज के लिए ले गया। तो भैया जिस तरह हम लोग परचेस को डेबिट करते थे, इस केस में हम लोग परचेस को क्रेडिट करके खत्म कर रहे हैं। वैसे ही जो इनपुट आपने लेके रखा था डेबिट में, उसको क्रेडिट करके खत्म कर दो, बात ही खत्म, झमेला नहीं। कितना का था भैया, गुड्स तो था 20,000 का, उस पर 9% का इनपुट था, मतलब 20,000 का 9% कितना हो गया? हाँ 1800 ही है, 1800 ही है। मतलब ओनर तुमने सिर्फ 20,000 का विड्रॉ नहीं किया, तुमने इनपुट भी विड्रॉ कर लिया एक तरीके से, 22-23,600। मुझे जो
हाँ, मतलब तो साफ साफ लिखा है कि गुड्स कॉस्टिंग 20,000, मतलब ओनर तुम खाली 20,000 का गुड विड्रॉ नहीं कर रहे, तुम तो तुम्हारे ऊपर इनपुट का भी तो लाइबिलिटी आ जाएगा। समझे? मिटा लेते हैं पहले भाई। आज ये सम्स करके आप छुट्टी दे देता हूँ आपको। बोलता है पेड रेंट टू गगनदीप। ओके, गगनदीप को रेंट पे किया। रेंट क्या होता है भैया मेरा? भैया रेंट पे तो मेरा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बोलता है डेबिट करो, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है सारे एक्सपेंस डेबिट होने चाहिए, ठीक है? गगनदीप वही नाम है, रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है तो क्रेडिट, बहुत बार बोल दिया। तो चलो जर्नल एंट्री तो मारते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू गगनदीप अकाउंट, ठीक है। अब भैया रेंट पे किया ना तो आपके ऊपर जीएसटी चार्ज किया गया। सेम बात। रेंट भी तो एक खर्चा है, परचेज भी तो एक खर्चा है। परचेज करते टाइम आपको इनपुट्स मिल रहा है, तो रेंट पे करते टाइम आपको इनपुट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक कंपनी हो, आप कुछ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप ये बिजनेस ही चला रहे हो ताकि आप आगे सेल करो, है ना? आप बिजनेस क्यों चला रहे हो? ताकि आप खरीदो सेल करो, खरीदो सेल करो। तो बिजनेस को भी तो रन करने के लिए मुझे एक रेंट का घर लगेगा। तो जब जब मैं रेंट पे करूंगा, मेरे ऊपर क्यों जीएसटी चार्ज होना चाहिए? तभी तो मुझे इनपुट्स मिलना चाहिए ना। वही बात हो गया, मतलब आप कुछ भी खर्चा करो ना, आपको इनपुट्स मिलेगा, क्योंकि आप एक कंपनी हो। इन शॉर्ट अभी के लिए इतना याद रखो। तो वही रेंट भी पे कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? इनपुट सी जीएसटी। कितना का रेंट पे किया मेरे भाई? 30,000 का। 30,000 का 6% कितना होता है? 1,800 का सी जीएसटी। या 1,800 कैसे आया, समझे ना? 30,000 का 6%। 30,000 का 6%। और आपको गगनदीप को कितना पे करना है? खाली 30 पे कर दोगे हो जाएगा? नहीं, गगनदीप बोलेगा भाई जीएसटी भी लाओ। 33,600 पूरा पे करोगे ना गगनदीप भाई को। ठीक है, समझ आया? आगे देखते हैं। बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग 5,000। ओके, हाँ वो वाला देख लो पहले, बता देता हूँ। ये देखो, रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट इनपुट टू गगनदीप 33,600। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है जो गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रिटर्न टू सैम। ओके, बोला बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, मतलब ये जो 5,000 है ना, ट्रेड डिस्काउंट के पहले का है। तो भैया पहले का क्यों बता रहे हो? ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद बताओ। मतलब 5,000 में 10% आप हटा दो तो 500 हट जाएगा, मतलब 4,500 बचेगा। मतलब 5,000 अब हम लोग को पिक्चर में लाना ही नहीं, 4,500 लाना है। ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी रहे, बोला ना भाई ट्रेड डिस्काउंट को हटा देना है। क्वेश्चन ही बोल रहा है बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। बिफोर ट्रेड डिस्काउंट मतलब कि ये जो 5,000 रुपया है, ट्रेड डिस्काउंट के पहले का है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद 4,500 हो जाएगा। 5,000 में से 10% हटा दिए, तो इतना समझ पा रहे हो? मतलब इतना समझ आ रहा है कि मैंने 4,500 का गुड्स सैम को रिटर्न कर दिया। क्या मैंने सैम से खरीदा था? हाँ भाई, ऊपर में सैम से खरीदा था। कोई बात नहीं। मेरे पिक्चर में दो जन आया, सैम परचेस करके रिटर्न कर दिया, है ना? हम लोग लास्ट में किए थे ना परचेज रिटर्न। चलो देखते हैं। सैम। सैम क्या है भैया? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मैंने सैम को रिटर्न कर दिया, मतलब सैम को रिसीवर हुआ। सैम को तो सामान मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। भैया सैम को तो आप डेबिट कर दीजिए सबसे पहले। भैया परचेस करते हो तो आप डेबिट करते हो, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो। इतना समझ पा रहे हो? हम लोग परचेस को क्यों डेबिट करते हैं ये तो पता है ना, कि ये भी भूल गए? क्योंकि भैया वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है सारा एक्सपेंस को डेबिट कर दो। तो भैया जैसे ही आप परचेस को डेबिट करते हो, तो परचेस करके कोई सामान आप रिटर्न भेज रहे हो, तो परचेस रिटर्न को क्रेडिट कर दो। बात करो। अब आप एक बात बताओ, आप जब परचेस किए थे तो आप सीजीएसटी पे किए थे, मतलब आप परचेस किए थे तो आपने इनपुट्स बुक किया था। चलो यहाँ से दिखाता हूँ। सैम 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 सैम, यही तो सैम। सैम से आपने परचेस किया था, आपने इनपुट्स ले लिया था। तो अब जब आप सैम को रिटर्न कर रहे हो,
तो आप इनपुट्स को भी खत्म कर दो। अब क्या फ्री फोकट का आप इनपुट्स ले लोगे? नहीं ना। आप परचेस करते हो तो आप इनपुट्स लेते हो, तो जब परचेस करके रिटर्न कर देते हो तो इनपुट्स को भी खत्म कर दो। बात तो लॉजिक है। तो जो इनपुट हम लोग डेबिट करके रखे थे, वो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। समझ आया? परचेस करते टाइम आप डेबिट करते हो सारे इनपुट को, तो जब परचेस करके आप रिटर्न करते हो तो वो इनपुट को भी क्रेडिट कर दो। कितना का है भैया? भैया 4,500 का रिटर्न किए थे, झूठ मत बोलिए। मैंने रिटर्न कितना का किया? 4,500 का। 9%, 9% लगाया, तो 4,500 का 9% कितना होता है भाई? 405, 405। टोटल मुझे सैम को कितने देने हैं? भैया 5,310 रुपये देने हैं। नरेशन लिख लेना, वही जो क्वेश्चन पढ़ के समझाया। ये देखो 5,310। समझ आया क्या? वही कॉन्सेप्ट है भाई कि मैं जब परचेस करता हूँ तो मैं इनपुट रिकॉर्ड करता हूँ, तो भाई जब मैं रिटर्न कर दिया सामान को तो मुझे इनपुट्स को खत्म कर देना होगा। जो मैंने इनपुट्स को डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये वाले पे आते हैं, पहले ये देख लो। बोला परचेज मशीनरी। अच्छा, तो परचेज पे ध्यान देना नहीं भैया, मशीनरी पे ध्यान दीजिए। किससे परचेज किया? इससे परचेज किया। पेड वाला बाद में देखेंगे, वही वाला सीन हो गया। मशीनरी, मशीनरी क्या भैया? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है? एसेट। एसेट क्या बोलता है? आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो, तो एसेट तो आ रहा है भैया, तो हम तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे। और मशीनरी किससे खरीदा भैया? ये कंपनी से खरीदा। तो कंपनी क्या है? नाम है। नाम क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कंपनी तो गिवर है, तो टू सिम्फोनी इंडस्ट्रीज कर दे रहा है। अब भैया एक बात बताओ, आप मशीन खरीद रहे हो तो मशीन के साथ तो आपने जीएसटी भी पे किया, तो जीएसटी का आपको इनपुट्स मिल जाएगा, क्योंकि मैंने तो अभी यही बोला कि आप जो भी परचेस करते हो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। भैया आप इनपुट क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे? पेमेंट का बाद में देखेंगे, पहले परचेस का करते हैं। 140 का मशीनरी है। 9% जीएसटी है, तो 140 का 9% कितना होता है भाई? 12,600। एग्जाम में भी आप लोग ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिम्फोनी इंडस्ट्रीज को कितना पे करोगे भैया? 140 तो पे करेंगे, साथ ही साथ ये दोनों भी पे करेंगे। मतलब 1,65,200 पे करना है। ठीक है। देखते हैं कितना पे किया। बोला अभी तो 1 ही लाख पे किया, तो कर दो ना 1 लाख पे। मैं सिम्फोनी इंडस्ट्रीज को बैंक से 1 लाख रुपए पे कर दो। हो गया। आओ आंसर देखते हैं। वही आंसर ये लोग एक जर्नल एंट्री मार के रखा होगा, हम लोग तो दो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं। मशीनरी 140, 140। इनपुट 12,600, 12,600, 12,600, 12,600। बैंक से 1 लाख गया, तो टू बैंक 1 लाख गया। सिम्फोनी कितने का है? 65,200। तो देखो ना, 1 65 क्रेडिट है, 1 लाख डेबिट है। अल्टीमेट में 65,200 पे तो आया क्रेडिट। डिफरेंस आप देख पा रहे हो? अब आपका मर्जी, आप एक एंट्री मारना चाहते हो कि दो? मेरे ख्याल से आपके लिए दो एंट्री एकदम कंफर्टेबल रहेगा, एकदम एरर फ्री काम होगा। कि सबसे पहले आप परचेस का एंट्री मार लो, फिर आप पेमेंट का एंट्री। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट सही है। आगे आपको देखो जो ठीक लगे। आगे आपको जो ठीक लगे, मेरे हिसाब से जो कॉन्सेप्ट सही है मैंने आपको बता दिया।
ये वाला में आते हैं अब आज लास्ट। थोड़ा परचेस किया फर्नीचर 44,800 में इंक्लूडिंग आईजीएसटी। अभी तक इंक्लूड नहीं था, मतलब क्या बोल रहा है। चलो जनरल एंट्री तो पहले मारते हैं। परचेस फर्नीचर, परचेस किया फर्नीचर, कहाँ से पेमेंट कहाँ से किया होगा नहीं बोला तो बाई बैंक डीम्ड कर लेंगे। फर्नीचर परचेस किया तो अब तो हम लोग को परचेस वर्ड में ध्यान ही नहीं देना, हम लोग को तो लिए तो फर्नीचर इंपॉर्टेंट है। पेमेंट कैसे हुआ कुछ नहीं बोला, तो हम लोग क्या डीम कर लेंगे, बैंक से पेमेंट हुआ था। तो फर्नीचर आया, क्योंकि फर्नीचर रियल अकाउंट है, एसेट बोलता है तो डेबिट कर दो। फर्नीचर आया, बैंक से पेमेंट हुआ। और फर्नीचर आया तो आपको इनपुट मिला, इनपुट कौन सा मिला, एक ही इनपुट मिला, आईजीएसटी। इधर से सीजीएसटी मिला तो आईजीएसटी मिला। अब बोल रहा है आप जो परचेस कर रहे हो ना 44,800 का, वो इंक्लूडिंग जीएसटी है। मतलब समझ रहे हो मैंने क्या बोला। ये जो 44,800 है, 44,800 ना इंक्लूडिंग जीएसटी है। लेकिन भैया मेरे को जर्नल एंट्री में तो फर्नीचर का दाम अलग चाहिए, और आईजीएसटी का दाम अलग चाहिए, यही ना। मुझे तो जर्नल एंट्री में दो जगह अमाउंट लिखना है। लेकिन आप तो बोल रहे हो 44,800 के अंदर ही जीएसटी है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला। मुझे तो जर्नल एंट्री में लिखने के लिए फर्नीचर का अलग से दाम चाहिए, आईजीएसटी का अलग से दाम चाहिए। लेकिन आप तो बोले 44,800 के अंदर ही सब चीज है, इंक्लूडिंग वर्ड यूज किया। तो आप ये देखो पहले रेट कितना परसेंट है, 12। रेट कितना परसेंट है, 12%। का मतलब मैं एक बात बोलूं कि 100% तो मेरा फर्नीचर का एरिया है, 12% मेरा आईजीएसटी का एरिया है। और ये 44,800 जो है ये दोनों का इंक्लूसिव है। तो इसका मतलब फर्नीचर के लिए 44,800 112 के बराबर है। फर्नीचर 100 के बराबर कितना, आईजीएसटी के लिए 44,800 112 के बराबर है। तो 12 के लिए कितना, फिर से समझो। फर्नीचर को मान लो 100, आईजीएसटी मेरा कितना है भैया 12। कितना समझ गया, परसेंट हटाओ। फर्नीचर को 100 मान लो, आईजीएसटी को 12 मान लो। और ये 44,800 दोनों का है, मतलब 44,800 112 के बराबर है। 44,800 100 बराबर के बराबर है, तो फर्नीचर के बराबर कितना। 44,800 100 बराबर के बराबर है, तो 12 के बराबर कितना, कैलकुलेशन। 44,800 112 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना। या मेरा फर्नीचर का वैल्यू आ गया 40,000। ऐसे ही आइए, इसका आ गया 4,800। मिल गया वैल्यू, समझ आया। कुछ नहीं है। हम लोग क्या किए, हम लोग को क्वेश्चन ही बोला जीएसटी का रेट कितना है, 12। तो हम लोग मान लिए फर्नीचर 100 के बराबर, जीएसटी 12 के बराबर, ऐसे मान लिए। कोई भी चीज नहीं बोलता है तो 100 मानते हैं, 100% है वो। तो 44,800 112 कैसे हुआ, क्योंकि 44,800 के अंदर दोनों चीज है, फर्नीचर भी है वो भी है, इंक्लूडिंग बोला है, क्वेश्चन ही बोला कि 44,800 में जीएसटी इंक्लूड है। तो 44,800 अगर मेरा 112 के बराबर हो रहा है, तो 100 के बराबर कितना। 44,800 100 बराबर के बराबर होता है, तो 12 के बराबर कितना। अब देखो मुझे वैल्यू मिल गया, फर्नीचर का वैल्यू कितना भैया, फर्नीचर का वैल्यू तो 40,000 है। भैया आईजीएसटी का वैल्यू कितना, भैया आईजीएसटी का वैल्यू तो 4,800 है। अब भैया मैंने पूरा कितना पेमेंट किया होगा, 44,800 पे किया होगा। और देख लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,4,800 44,800, 40,4,800 44,800। तो देखो एक तो जीएसटी का सम्स किया, लेकिन मुझे लगता है बहुत डीप में किया। आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो अच्छा है, नहीं समझ पाओगे तो मेरा आपसे यही विनती है कि आप लोग एक बार फिर से रिवाइंड करके वापस पीछे जाके आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए। के बावजूद नहीं समझ आ रहा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग तो फिर से जीएसटी का सम्स करेंगे ही। शुरुआत के 10-15 मिनट में आपको फिर से आज को जो समझाया जीएसटी के लिए वापस समझा के वापस मैं स्टार्ट करूंगा। लेकिन आप लोग का ये ड्यूटी बनता है कि आप लोग एक बार आइडेंटिफाई जरूर करो कि क्यों नहीं समझ आ रहा है।
जब तक आप लोग आइडेंटिफाई करोगे ना चीज ढूंढने का, आप लोग को जो समझ आ जाएगा ना चीज, लॉन्ग टर्म के लिए माइंड में रहेगा। नहीं तो एनी टाइम आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस चलता रहेगा, आज रिवीजन देखोगे कल भूलोगे, आज देखोगे कल भूलोगे। बाय द वे जो भी हो, सब हम लोग कर लिए। आपका बस यही ड्यूटी है कि जो किया आपको समझ आना चाहिए। बाद बाकी क्लास अपना ठीक ही चल रहा है, टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा लेक्चर्स का टेंशन मत लो। एज ए स्टूडेंट आपको जितना लेक्चर्स मिले आपके लिए उतना अच्छा। एज अ टीचर मुझे सोचना चाहिए कि नहीं मैं कम लेक्चर में कंप्लीट करा दूं, लेकिन देखो मेरा ऐसा नहीं है। आज चौथा लेक्चर चल रहा, आज भी हमारा जनरल एंट्रीज नहीं खत्म हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत डीप में चल रहे हैं। ऐसा नहीं हमारा जनरल एंट्री का वीडियो छोटा हो रहा है, 1.5 घंटा 2 घंटा तक जा रहा है। ठीक है, जो भी हो आप अच्छा से करो। जय श्री राम, जय श्री श्याम। जो भी हो, गुड नाइट। बढ़िया से पढ़िए, रात का 12 बज गया रिकॉर्डिंग करते करते, देख पा रहे हो। बढ़िया से पढ़िए, खुद भी सोइए, इंजॉय करिए। जय श्री श्याम। ठीक है, बाय। कल मिलते हैं फिर दूसरे लेक्चर।